हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टाफिंग टॉपिक। सो गाइस, स्टाफिंग में पहुंचने से पहले आप ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हो, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, राइट। फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग देखा, जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर फाइनल किया कि यार आपके यहां पे क्या क्या काम होंगे, क्या क्या डिपार्टमेंट बनेंगे, उन आदमियों की जो डिपार्टमेंट्स में जॉब पोजीशन होंगी उसमें क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उसमें आपस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होंगे, राइट। नाउ स्टाफिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन सब जॉब्स पे यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन, और उन राइट पर्सन को ढूंढ के आपको राइट जगह बिठाना भी है, राइट। तो इस टॉपिक में जब अभी हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हमारा डिस्कशन लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टाफिंग का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे कि यार ये जो स्टाफिंग होता है, इन शॉर्ट इस स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं जब स्टाफिंग के मीनिंग की बात करता हूं, तो मैं इसकी डेफिनेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। मतलब यार देखो, मेरी ये गारंटी है आपको, जब आप मेरा ये पूरा सेशन एंड में देख के खत्म करोगे, तो आपको ये सब चीजें रिटेन भी होंगी। क्योंकि जब कोई बच्चा पढ़ता है, वो हमेशा ही कहता है सर आपने पढ़ा तो दिया, मुझे याद कैसे रहेगा, ऐसा लगा लेक्चर खत्म तो हो गया, उस समय समझ में आ रहा था, बट एग्जाम के टाइम रिटेन नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब डेफिनेशन भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस तरह से बाइफरकेट करके पढ़ा रहा हूं कि आपको उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहला पार्ट मैंने कहा, इसका पार्ट वन डेफिनेशन का आप ऐसा मानो, इट इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला मैं? इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार ये जो स्टाफिंग है, इट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट का क्या है, पार्ट है। सेकंड, अब आपको ये देखना है सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन कि यार ये पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट तो है, बट इसमें होता क्या है, इसमें अपन करते क्या है। तो मैंने कहा यार इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ, क्या कंसर्न है ये, सबसे पहले ओ मतलब ऑब्टेनिंग, मतलब इसमें हम ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, अभी बात करेंगे। उसके बाद में ऑब्टेन करने के बाद हम यूटिलाइज करते हैं। आरस ने क्या यूटिलाइज करते हैं वो भी बताएंगे। उसके बाद में एम, दैट इज मेंटेनिंग, दैट इज व्हाट, मेंटेनिंग। आप समझो ना, मैं अभी आपको क्या बोला, आपको राइट पर्सन फाइंड करना है एंड आपको राइट जगह उसको बिठाने का है। तो मैं बोला, अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई ऑब्टेन किया है, मतलब आपने कोई स्टाफ, आपने राइट पर्सन को ऑब्टेन कर लिया, तो वो ऑब्टेनिंग आ गया। बट आपने मान लो उसको ऑब्टेन करके रख तो लिया, बट आप उससे भी कोई काम नहीं करवा रहे हो। डू यू रियली फील दैट वो आपको कुछ रिजल्ट देखा नहीं? तो आपको ऑब्टेन करके नहीं रुकना है, आपको ऑब्टेन करके उसको यूटिलाइज भी करवाने का है। एंड आपने उसको मान लो ऑब्टेन भी किया, वो आपके लिए सही भी काम कर रहा है, मुझे बताओ ना, क्या उसके बाद कल को वो आपके यहां से छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के यहां चले जाए, आपको चलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें मेंटेन भी करने का है। आ रहा समझे? एंड द थर्ड पार्ट इज, और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस पूरे प्रोसेस में ये जितने भी लोग आपके यहां हैं, ये सारे के सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होगा तो जैसे मैंने कहा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे। कल को मान लो वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड तो है, मतलब बढ़िया खुश है, आप टाइम से उनको पैसा दे रहे हो, बट अगर कल को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब वो आपको जो काम चाहिए वो करके नहीं दे रहे, वो भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स है, ये मेंटेन करनी है। अब हम इन तीनों पार्ट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मैंने कहा, मैं जब स्टाफिंग की बात कर रहा हूं, तो स्टाफिंग में मैं कहता हूं इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग व्हाट काइंड ऑफ वर्कफोर्स, अ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। तो गाइस, हमने जो ये डिस्कशन किया, हमने पार्ट वन इसका खत्म किया अभी कि यार अगर कल को कोई पूछे स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, हमें याद नहीं हो रहा, आई एम 100% श्योर अब आपको स्टाफिंग के मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ रहा सुनने? और ये तीन वर्ड पे ध्यान देना, पूरा स्टाफिंग प्रोसेस यही है, ऑब्टेन करना, उनको यूटिलाइज करना, और अल्टीमेटली हमें उनको क्या करना, मेंटेन करना। मुझे बताओ ना, क्या हम लोगों को ये फर्स्ट पार्ट क्लिक हो गया? अगर ये क्लिक हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे। आ रहा सुनने? अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे। सेकंड वाला पार्ट क्या है कि लेट्स से समवन इज सेइंग, नहीं यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आप तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होगे, स्टाफिंग का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मैंने कहा उन लोगों के लिए अपन लोग यहां पे क्या बात करेंगे, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस। मतलब अगर कोई आपको कह दे कि यार स्टाफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है,
तो उन लोगों को आपको समझाने का है कि नहीं नहीं यार, स्टाफिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझाओगे आप? तो मैंने कहा ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, इससे आप समझाओगे, बट इसकी भी मैं आपको ट्रिक देता हूं, सुनो ना। ये जो 3 चीजें इससे कनेक्ट करते हैं, मैं बोला पहला इंपॉर्टेंस किससे कनेक्टेड है? पहले वाले से, ऑब्टेनिंग से। ऑब्टेनिंग क्या कहता है? इसको सबसे पहले स्टाफिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो इट हेल्प्स यू इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग, क्या बोला मैं? डिस्कवर करना और ऑब्टेन करना एक वर्कफोर्स। वो किसकी वजह से हो पाएगा? स्टाफिंग। अगर आप ऑब्टेनिंग पे फोकस करोगे तभी तो आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट को डिस्कवर करोगे और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्टेन कर पाओगे, राइट? तो पहला ये जो ऑब्टेन हमने यहां पढ़ा था ना, उससे हमें एक इंपॉर्टेंस मिली। अब ये जो यूटिलाइजेशन है ना, इससे हमें 2 इंपॉर्टेंस मिलेगी। कितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी? 2। यूटिलाइजेशन से कितनी मिलेगी? 2। मुझे बताओ ना, अगर आप लोगों ने स्टाफिंग किया तो आप पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार ये जॉब है, इस जॉब को अगर परफॉर्म करने का है तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यार आप मुझे बताओ ना, आप पहले से ही राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा रहे हो यार। तो सही आदमी को सही जगह लगाओगे तो क्या आपको नहीं लगता कि हाई परफॉर्मेंस होगी यार? आपको नहीं लगता जो भी वर्कर होगा उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो हायर परफॉर्मेंस होगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस बहुत ही जोरदार होगा? तो ऑब्वियसली हायर परफॉर्मेंस क्या आएगा? हायर परफॉर्मेंस। क्लैरिटी है क्या? मुझे आप बताओ ना, अगर आप लोगों ने पहले से एनालाइज किया कि यार मुझे 4 बंदे चाहिए, इसका ये क्वालिटीज होना चाहिए, ये इतना इतना काम कर सकता है, और वो जो काम करके आ रहे हैं उसका आप अप्रेजल भी कर रहे हो कि काम हो रहा है प्रॉपर्ली या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता जब आप इस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आपका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा? अरे यस के नो? आपका जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। दिमाग में गया? तो मैं क्या बोला आपको? मैं बोला कि पहला वाला ऑब्टेनिंग से हमें एक इंपॉर्टेंस मिला, ये जो यूटिलाइजेशन है उससे हमें 2 इंपॉर्टेंस मिला कि कल को कोई कहे कि यार स्टाफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको ये और ये दिखा देंगे, वो 100% कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोला उसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं मेंटेनिंग। आप मुझे बताओ ना, अगर आप लोग स्टाफ है आपके पास और अगर आप उस स्टाफ को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगा? मेंटेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आप मुझे बताओ ना। ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है, तो अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली आगे लेके जाना है, आ रहा सुनने, और कंटिन्यूअसली मतलब सर्वाइव भी करना है और साथ में कंटिन्यूअसली ग्रो भी करने का है, तो यार मुझे ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली पूरी मैन पावर चाहिए। मुझे कल को ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो नीचे से लोअर लेवल से लोगों को ट्रेन कर करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जैसे जैसे मैं ऊपर वाले लोगों को और शिफ्ट करूं और नीचे जो स्पेस क्रिएट हो, नीचे वालों को जो ट्रेन किया है उनको मैं उस स्पेस पे बिठा सकूं। एम आई मेकिंग सेंस? एंड द लास्ट वन इज, जब आप ऐसा पूरा प्रोसेस करते हो ना तो ऑब्वियसली यार जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है लोगों में। क्या बढ़ता है? जॉब सेटिस्फेक्शन। उनको लगता है नहीं यार हम लोग सही जगह काम कर रहे हैं। जो भी इंप्लॉय आपके यहाँ काम करता है ना उसका मोराल बढ़ता है यार। क्या बढ़ता है? उसका मोराल बढ़ता है। तो इसके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एम आई मेकिंग सेंस? तो अगेन हमारा क्या बना कॉन्सेप्ट? हमने कहा ये बना हमारे ऑब्टेनिंग से, ये बना हमारा किससे? ये बना हमारा यूटिलाइजेशन से, और ये जो 2 बने हमारे ये किससे बने? मेंटेन से। तो आपने ऑब्टेन किया, आपने यूटिलाइज किया और आपने क्या किया? मेंटेन किया। तो गाइस थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ना यार, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो मुझे बताओ, क्या अब अगर आपसे कोई पूछेगा यार स्टाफिंग क्या होता है, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज स्टाफिंग? इट इज वेरी सिंपल यार। स्टाफिंग मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग व्हाट? सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। सर इंपॉर्टेंस क्या है? हम क्या कोई कोड बनाए? नहीं यार, कोड जहां होगा मैं अपने आप दे दूंगा, बट इतना भी कोड मत बना देना कि यार कोड को याद रखने के लिए भी कोड बनाना पड़े। आ रहा समझे? तो आप देखो ना, सिंपल सा फंडा है। ऑब्टेन से हमारे पास 1 है, यूटिलाइज से 2 है, मेंटेनेंस से क्या है? 2 है। अब मैंने कहा क्या हमें अगर स्टाफिंग करने का है तो सर अगर हमें स्टाफिंग करने का है तो हम क्या करें? मतलब एग्जैक्टली कन्विंस हो गए यार स्टाफिंग क्यों चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप ये भी आइडिया दे दो ना कि सर अगर हमें करने का हो स्टाफिंग तो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द प्रोसेस। मतलब अब थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में से ये थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस।
कि अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्टाफिंग है, इस स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, इस स्टाफिंग का क्या है, प्रोसेस क्या है, तो मैं क्या बोला, सुनो ना, मैं जब इसके प्रोसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, मैं बोला सबसे पहले अगर मेरे को स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन राइट जॉब के लिए फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए यार। मुझे ये पता करना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितने हैं। ऐसा थोड़ी है मैं कुछ भी आदमी हायर कर लूंगा, और साथ में मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना रहेगा मैं जिसको हायर कर रहा हूं ना वो बंदा मुझे स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए। तभी तो हम लोगों को इनवाइट करेंगे कि आओ हमारे यहां पे क्या करो, अप्लाई करो। लेट्स से हमने फाइंड आउट कर लिया मुझे 10 स्किल लोग चाहिए, 5 अनस्किल्ड, 5 सेमी स्किल्ड, आई हैव सॉर्टेड आउट दिस थिंग इन माय ब्रेन। तो मैं बोला उसके बाद में नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, सेकंड पार्ट, मैं बोला सेकंड टाइम नाउ आई वांट पीपल हु आर टैलेंटेड हु वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ जॉब, दे शुड कम एंड अप्लाई। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आप लोगों को क्या करते हो, सर्च करते हो और उनको स्टिमुलेट करते हो कि वो आपके यहां के अप्लाई करें जॉब के लिए। ये आगे डिटेल में आएगा, सो डोंट वरी कि हम यहाँ पे सिर्फ रिक्रूटमेंट वर्ड पढ़ के छोड़ दिया क्या, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं बोला रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। रिक्रूटमेंट मतलब सर्च करना, स्टिमुलेट करना और लोगों को अट्रैक्ट करना कि हमारे यहां आके क्या करें, अप्लाई करें। नेक्स्ट इज आपने मान लो बहुत सारे लोगों को बुला लिया, तो यार आपके पास इतनी पोजीशन थोड़ी होगी, तो अब आप फटाफट उनका सिलेक्शन करो। क्या करो, सिलेक्शन, कि यार इन 50 लोगों में से जिन्होंने आपके यहां अप्लाई किया, आप किन को जॉब देना चाहते हो, वो आप यहां पे क्या करोगे, सिलेक्शन वाले पार्ट में डिसीजन लोगे। इसका भी आगे जाके पूरा प्रोसेस है, हम डिस्कस करेंगे, बट अभी प्रोसेस स्टाफिंग का डिस्कस हो रहा है। किसका डिस्कस हो रहा है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमने पहला आइडेंटिफाई किया रिक्वायरमेंट, उसके बाद लोगों को स्टिमुलेट किया, आओ भैया अप्लाई करो, एंड देन द थर्ड पार्ट इज अब हमने उनमें से क्या किया, सेलेक्ट। मान लो जो लोग सेलेक्ट हो गए, अब उन सेलेक्टेड लोगों को आप प्लेसमेंट करोगे। अरे भैया जिस जगह उनको काम करना है वहां से इंट्रोड्यूस करोगे, आप उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करोगे, एम्प्लॉइज वगैरह से मिलवाओगे, आ रहा सुनने, ताकि उनको पता रहे ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आ रहा सुनने, रिक्वायरमेंट पता करी, लोगों को अट्रैक्ट किया, सेलेक्ट किया, फिर उनको जहां काम करना है, जिनके साथ काम करना है, उनका हमने प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कर दिया। मुझे बताओ ना, क्या कोई आदमी एकदम से आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है? नहीं यार, उसको ट्रेनिंग चाहिए रहेगी, मशीनें कैसे ऑपरेट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज कैसे करने का है, तो आपको ट्रेनिंग देनी है, साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यार डेवलपमेंट ट्रेनिंग से थोड़ा सा बड़ा टर्म हो गया। इसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल में तो काम करना सीखते ही हो, साथ में फ्यूचर में अगर आपको बड़े रोल्स के लिए तैयार होना है ना, तो उसके लिए भी आपको डेवलपमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, योर ब्रेन इज क्रिस्टल क्लियर। ट्रेनिंग में सिर्फ एग्जिस्टिंग स्किल्स आप कैसे, मतलब आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसको आप कैसे बेटा परफॉर्म कर सकते हो, डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग जॉब में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में यू आर गेटिंग रोल, फ्यूचर रोल, बड़े रोल के लिए भी आप क्या हो रहे हो, रेडी हो रहे हो। कितने हो गए पॉइंट्स, 5। लेट्स स्टार्ट विद द 6th वन। तो मैं बोला छठा जो पॉइंट है, 6th पॉइंट क्या हो गया, पहला पार्ट आप मान के चलो यहां तक खत्म हुआ मेरा। मैं बोला उसके बाद में अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको बोला एक काम करो, तुम्हें ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, बट अब आपको परफॉर्मेंस का अप्रेजल भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अप्रेजल। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज आपने टास्क दिया कि आपको सुबह आने, शाम तक आपको ये काम करने। मुझे बताओ ना, 5 ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, 3 अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और 2 नहीं कर रहे हैं। अब जो 3 कर रहे हैं वो देख रहे हैं यार हम ईमानदारी से काम करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन में 5 आदमियों की सेम वैल्यू है, तो यार उनको लगेगा यार कोई देख ही नहीं रहा है, हम भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है वो 3 खराब थे यार, डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। तो जो बढ़िया काम कर रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं, सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, ताकि जो काम कर रहे हैं वो काम करते जाए और जो नहीं कर रहे हैं उनको पता पड़े कि यार काम करना है। क्लियर है? उसके बाद में जैसे ही आपने ये सारा का सारा की बात की, अब आप यहां पे किस तरह का डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे, अब आप बात करोगे करियर प्लानिंग की, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग की। ठीक है, मतलब अब आप उनको बताओगे हाँ यार तुम देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो अब आप उनका करियर प्लानिंग करोगे। अरे यार वो लोग एज अ जॉब देख रहे हैं, उनको नहीं पता आगे ऑर्गेनाइजेशन कैसे जा रही है, आगे उनकी ग्रोथ कैसे आएगी, तो आप उनका करियर प्लान करके दो और साथ में
आप उनके प्रमोशन की भी बात करो कि वो आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे, तभी तो वो अपनी एनर्जी डालेंगे और आपके साथ काम करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पेंसेशन। लास्ट वन इज कॉम्पेंसेशन। अरे यार, आदमी को अच्छा पैसा दो जो वो डिजर्व करता है। आरस ने नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो आपके यहाँ सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटर के यहाँ जाएगा, ट्रेनिंग आपसे ली गया कहीं और। तो कॉम्पेंसेशन मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए, उसको इक्वल फेयर इक्वालिटी से फेयरली ट्रीट करके बढ़िया मार्केट के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए। आरस में एम आई मेकिंग सेंस? तो मुझे बताओ ना, क्या हमारे को तीनों क्लियर हो गए? क्या हमें स्टाफिंग का मीनिंग क्लियर है? क्या हमें ये क्लियर है कि यार स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एंड एट द एंड हमें क्या ये क्लियर है कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है? आई एम 100% श्योर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये डिकोड करते हैं कि यार ये जो स्टाफिंग होता है और ये जो एचआरएम है, इन शॉर्ट ये है क्या, डिफरेंस क्या है यार? मैं आपको क्या बोलता हूं, सुनो ना। मैं बोलता हूं कि अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ना, तो मैं आपको क्या बोलता हूं, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या करती है? वो ना स्टाफिंग करती है। मतलब सिर्फ एक फंक्शन है, जॉब खाली हुई, यहां बढ़ना है, ये जॉब्स है, यहां आदमी डाल दिया हमने। मतलब वी आर जस्ट फिटिंग द पीपल, सिर्फ ये छोटा लेवल पर, मतलब छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ जो वैकेंसीज क्रिएट हो रही है उनको फिल कर रहे हैं हम। ये जो सारे काम हो रहे हैं एक छोटे लेवल पे, उसको हम कहते हैं ये स्टाफिंग है। क्या है ये? स्टाफिंग। वही अगर मैं कहूं, अगर कोई कहता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब यार स्टाफिंग वाला फंक्शन तो हो ही रहा है, मतलब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मतलब यहां पे स्टाफिंग वाला काम तो सारा का सारा होगा ही होगा। एट द सेम टाइम मैं ही कह रहा हूं, आपने एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया यार, समझ रहे हो आप? वो अब काम नहीं रहा है, एक अलग से डिपार्टमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करता रहता है। तो सर ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसा करती क्यों है? उनको जरूरत क्या है एचआरएम बनाने की? मैं कहा समझो ना यार, आज मुझे बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंडेंट है? लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस। मान लो मैं ये कहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो रही है या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो रही है, उनका सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या है? उनका मेजर रीजन है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सारा का सारा जो हमने अभी तक डिस्कशन किया फर्स्ट पार्ट में, तो यार वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाएगी। वही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एचआर ना मतलब काम ही नहीं कर रहा है, मतलब वो एफिशिएंट, मतलब आपने बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीन लाके रख दी बट वो काम ही नहीं करेंगे, वो संतुष्ट ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के विजन से अलाइंड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी डूब जाएगी। तो इसलिए जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे पैसे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, वो क्या करती है? अपना एचआर डिपार्टमेंट सेट कर देती है। मतलब वो सारा का सारा काम कर ही रही है स्टाफिंग वाला, बट उसके साथ में एक डिपार्टमेंट भी अलग से इसमें बेस्ड है। तो मुझे बताओ ना, क्या आपको पहले लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ये पूछूं कि लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि ये एचआरएम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये है क्या, क्या आपके दिमाग में यहां तक चला गया? तो मैं अब आगे बात करूं कि यार ये जो स्टाफिंग जो है उसमें जो हमने पढ़ा और ये जो एचआरएम में पढ़ा, इनकी स्पेशलाइज्ड क्या ड्यूटीज है, समझना ना। मैं बोला कि अगर मेरे से कोई पूछे कि सर क्या स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज होती हैं, किसकी ड्यूटीज? एचआरएम की। तो मैं क्या बोलता हूं, सुनो ना, आपको मैं पूरा याद करा दूंगा। देखो जो भी मैं अभी पढ़ाते हुए जा रहा हूं, आई होप अगर आप रिवीजन करोगे आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, इट इज माई गारंटी। जहां मुझे लगेगा आपको कोड देने का है, मैं अपने आप आपको कोड दूंगा, बट हर एक चीज का नहीं। अब ये जो प्रोसेस है ये तो आपको फील करने का है यार, समझो ना। मैं बोला समझो, मैं एक बार आपको पहले एक बार प्रोसेस बताता हूं, फिर आप मुझे बताना कि तुम्हें जेन्युइनली समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे एक प्रोसेस की जगह छोड़ता हूं और वहां पे मैं एक लाइव क्रिएट करता हूं आपके लिए जॉब, आप मुझे बताना, ठीक है? मैंने आइडेंटिफाई किया यार कि मैं ये बहुत सारे लेक्चर्स बना रहा हूं, ठीक है? मान लो ये मैं लेक्चर्स आपके लिए ले रहा हूं, कुछ लाइव ले रहा हूं, कुछ अलग से मान लो टेक्निकल एरर हो गया तो उसको अपन रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे को एक बंदा चाहिए जो मेरे लिए सब कुछ मैनेज कर पाए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बिफोर, मतलब सर एक काम करो, एक आदमी रखो और उसको बता दो ये काम करना है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि आदमी जब आएगा उससे पहले मुझे ये भी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना। मुझे एक्चुअल में ये एनालाइज करना है, मुझे ये देखना है कि वो जो मैं जिस चीज के लिए बंदा देख रहा हूं, मतलब वो एग्जैक्टली वर्क क्या है, वो काम क्या है, राइट?
तो सबसे पहले मैं वो वर्क देखूंगा, वो काम क्या है, और मैं फिर उस बेसिस पे उसका पूरा कच्चा चिट्ठा बनाऊंगा कि भैया जिस पोस्ट के लिए मैं हायर कर रहा हूं, इन शॉर्ट उस पोस्ट के लिए मुझे उस पोस्ट पे जो आदमी आएगा उसको काम क्या क्या करने, ठीक है। अब मैं कोई भी आदमी को अप्रोच करने से पहले मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बंदे को मैं क्या कॉम्पनसेशन दूंगा, पैसा क्या दूंगा, और कल को वो बढ़िया काम करेगा तो उसको इंसेंटिव क्या दूंगा, मुझे वो भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जब मेरा ये पूरा काम पूरा रेडी हो जाएगा, मुझे क्या क्या कराना है, मैं उसको पैसे क्या दूंगा, और बढ़िया काम करेगा तो उसको इंसेंटिव क्या दूंगा, ये रेडी हो जाएगा, तो मैं फिर ये कच्चा चिट्ठा लेके आई विल रीच आउट टू दिस गाय। मैं कहूंगा भैया आओ तुम और मेरे यहां अप्लाई करो, ये काम है, ये पैसा है, ठीक है। फिर मान लो मैंने हायर कर लिया, सिलेक्शन दिया, अब मुझे उस बंदे को काम सिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार उसको थोड़ी पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कैसे कैसे चलता है, तो मैं इस आदमी को ट्रेन करूंगा और डेवलप करूंगा। क्या करूंगा, मैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दूंगा ताकि वो मेरा काम कर पाए। क्लैरिटी हो गई? अब देखो अभी तक क्या कंप्लीट किया हमने, 4 पार्ट कंप्लीट किए। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि यार ये कुछ ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, अपने आप याद रहेगा। आपको एनालाइज करनी है जॉब, एनालाइज करनी है जॉब, और उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है यार। एनालाइज करनी है जॉब और आपको फिर क्या बनाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है। उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया, तो अब आप क्या रेडी करोगे, कॉम्पनसेशन। आप क्या रेडी करोगे, कॉम्पनसेशन, और उसके बाद आप रेडी करोगे इंसेंटिव प्लान। कॉम्पनसेशन और कौन सा प्लान, इंसेंटिव प्लान, कि भैया तुम हमारे यहां आके अप्लाई करोगे, काम करोगे, हम तुम्हें ये इंसेंटिव देंगे, ये पैसा देंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या था, अब आप लोगों को सर्च करोगे और उनको स्टिमुलेट करोगे, आओ हमारे यहां अप्लाई करो, मतलब रिक्रूट। क्या करोगे आप, रिक्रूट। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा चौथा जो हमने किया वो क्या था, अब हम उस बंदे को ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, और हम उस आप मुझे बताओ जब ये एक्चुअली आपके यहां वर्क करने लग गया तो अब क्या क्या और चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मतलब आपका पूरा डिपार्टमेंट है भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या करोगे मैनेजमेंट में आप। तो मैंने कहा यार अब ये जो काम करने लगा है ना आदमी, पहले मुझे इसका चेक करना पड़ेगा कि मेरी तरफ से हमेशा इसको कुछ चीजें प्रोवाइड हो। नंबर 1 क्या प्रोवाइड हो, सबसे पहले इसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। सोशल सिक्योरिटी मतलब ये यहां पे करना चाहिए, प्लस मैं इसको ये यकीन दिलाऊं कि भैया हमारे यहां तुम्हारे फायदे के लिए ही काम होगा। अरे यस कि नो। मैंने कहा अब मैं ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट पे ये काम करूंगा, बट जब इंप्लॉइज एक्चुअल में काम करना स्टार्ट में यूनियंस बन जाती हैं। क्या बन जाती है, यूनियन। हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़े बड़े विजन बना रहे हैं, ये काम करते करते यहां पे जितने लोग कर रहे हैं काम, वो कल को असंतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। आ रहा समझे। और इन्होंने डिसाइड किया कि यार अब हम काम नहीं करेंगे यहां पे, तो आप मुझे बताओ अपना तो काम ठप पड़ जाएगा। कल को यूनियन ने डिसाइड किया नया किसी का प्लांट खुल रहा है, सब भाग के वहां काम करने चले जाएंगे, तो आप मुझे बताओ ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो भी यूनियन है, जो भी ये यूनियन है, इनके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यार। लेबर के साथ रिलेशन ना हो, क्लैरिटी है। तो हम ऐड करें, अब 2 और पढ़ते हैं, फिर बाकी चारों लिख के उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट है, मैंने कहा अब मान लो कल को ये लोगों से आपने करना स्टार्ट की, कल को ऐसा भी तो हो सकता है इनकी कोई ग्रीवेंसेस या कोई कंप्लेंट हो, मतलब ये लोग आपके यहां पे किसी चीज को लेकर खुश ना हो, ये किसी की कंप्लेन करना चाह रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बंदे की, आपके कोई प्रोसेस की। आप इनकी जो भी कंप्लेन या ग्रेवेंसेस होगा वो सुनोगे। कौन हो तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो यार, क्लियर है। अब जैसे ही ये ग्रेवेंसेस
और कंप्लेन हमने ले ली, बट फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता तुम सब सॉल्व कर दो। और ग्रीवेंसेस हैं, आपने उनको सॉल्यूशन दिया, एक्सेप्ट किया। कई बार ऐसा भी होगा वो आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करा तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाके आप पे केस करेगा यार। कोर्ट में जाके आप पे क्या करेगा? जब कोर्ट में आपको जाके केस करेगा तो आपको लीगल केस में अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा ना, लॉ सूट्स में, और आपको लीगल कंप्लायंसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अब बचे हुए 4 लिखते हैं। देखो पूरा प्रोसेस समझाया है मैंने, और आपको इसको याद करना मतलब अपने आप होगा, रिवाइज करना बस। अब सुनो ना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया तुमने, उसके बाद में मैं क्या बोला, अब 5वां क्या आया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया, उसके बाद क्या हुआ, आपको क्या प्रोवाइड, 2 चीजें प्रोवाइड करनी है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी देनी, उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ई मतलब आप समझ जाए की बात कर रहा हूं, OR मतलब एम्प्लॉयर, ठीक है। अब मैंने कहा उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज दिस। मैं यहां तक का कहानी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल चला गया यार। अब मैं आपको क्या बोला सुनो ना, जैसे ही मान लो मैं ऐसा उनका क्या बनेगा, लेबर रिलेशनशिप मेंटेन करना, मतलब जो आपके यहां काम कर रहे हैं लोग उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करना। कोई यूनियन है, आ रहा समझे, उस यूनियन के साथ भी आप रिलेशंस मेंटेन करने, राइट। काम कर रहे हैं, यूनियन से आप बातचीत कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होगा आपके पास कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो भैया उन सबको पूरा सुनना और उनको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना। एंड फाइनली कल को अगर आधा समझे तो लॉ सूट अगर कोई होता है तो उस लॉ सूट में कंपनी को डिफेंड करना, लॉ सूट में कंपनी को क्या करना बेटा, डिफेंड करना। तो मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी है, मैं वापस बता रहा हूं, गौर से सुनना। मैं बोला एनालाइज द जॉब और जेडी बनाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ, फिर बताओ इसका पैसा कितना दोगे, बढ़िया काम रहा तो इंसेंटिव क्या। आप ये बोलो कि लोगों को आओ यार हमारे यहां अप्लाई करो और डेवलप कर दो। फिर अब जैसे ही ट्रेनिंग डेवलप करोगे तो वो आपके यहां काम करने लगेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी देना बॉस, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, और जितनी उनकी यूनियन बनी है उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, और कोई कंपनी डिफेंड करना। किसका काम है ये, एचआरएम का काम है। किसका काम है, एचआरएम का। मुझे बताओ यार, क्या पूरा का पूरा लॉजिकली आपके दिमाग में दोनों पार्ट गए या नहीं गए, में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको यूट्यूब पे देख रहे हो, XYZ जगह देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताते रहना, तो ऑब्वियसली मैं आपका वो तो क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा, साथ ही अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना है तो वो देके भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये जो रिक्रूटमेंट टर्म है ये है क्या। तो यार रिक्रूटमेंट जब भी अपन बात करेंगे, रिक्रूटमेंट में ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कहते हैं रिक्रूटमेंट है तो सबसे पहले मीनिंग तो समझ ही लेते हैं, बट मीनिंग में रिक्रूटमेंट में ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहते हैं वो रिक्रूटमेंट है। पहला, जब भी मैं रिक्रूटमेंट कर रहा होता हूं मतलब मैं सर्चिंग में लगा हुआ हूं। किस में लगा हुआ हूं मैं, सर्चिंग में। किस चीज को सर्च कर रहा हूं मैं, भैया मेरे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, होने वाले एम्प्लॉइज को सर्च कर रहा हूं कि भैया ये मेरे पास पोजीशन है और मुझे इस तरह का आदमी चाहिए। मैं ई लिखूं मतलब क्या है, वो एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट में मैं क्या करता हूं, सर्चिंग स्टार्ट करता हूं कि मुझे किस तरह का आदमी चाहिए, किस तरह का मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज होगा, कहां रहेगा, कैसे रहेगा वो, मतलब कहां मैं उसको अप्रोच कर सकता हूं। दूसरा, जब मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे स्टिमुलेट करूं। स्टिमुलेट करना मतलब कि भैया वो मेरे यहां आके अप्लाई करे। भैया आपने बोल दिया कि आपके यहां ये 3 वैकेंसी है, आपने वो आइडेंटिफाई भी कर लिया यार ये लोग मेरे यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, आपके यहां अप्लाई करे। तो स्टिमुलेट करना किस चीज के लिए, फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आपने उसका नाम सुना अश्नीर ग्रोवर का। अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि मेरे को एक बार टेक की हायरिंग करनी थी बट कोई अप्लाई नहीं कर रहा था। तो उसने क्या किया, एक ऐसा ऑफर लेके आया कि भाई ये सैलरी जो बाकी सब दे रहे हैं वो है ही है,
और ज्वाइनिंग के समय आपको एक बाइक दी जाएगी, सुपर बाइक। तो आप देखो ना, उसने क्या किया, स्टिमुलेट किया ताकि अब वो सारे लोग क्या करें, अप्लाई करें उसके। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये समझ में आ गया हमें कि यार रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, सर्च करके लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे यहां पे अप्लाई करो। बट सर इसके तरीके क्या क्या है, मतलब अगर हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या तरीके रिक्रूटमेंट के आएंगे। तो मैंने कहा रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते हैं। रिक्रूटमेंट के कितने तरीके होते हैं, दो। मैं जब भी रिक्रूटमेंट की बात करता हूं मतलब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला मेरे पास तरीका कौन सा है, मेरे पास पहला तरीका है जिसको मैं कहता हूं मेरे पास इंटरनल तरीका है रिक्रूटमेंट का। इंटरनल मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को सर्च करके स्टिमुलेट कर सकता हूं अप्लाई करने के लिए। मैंने कहा दूसरा मेरे पास क्या तरीका है, दूसरा है मेरे पास एक्सटर्नल। दूसरा क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल। अब मैं जब इसकी बात करूं किसकी, इंटरनल, तो इंटरनल में मेरे पास दो तरीके हैं। एक्सटर्नल में मेरे पास टोटल 10 तरीके हैं जो हम आने वाली क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मतलब आने वाली क्लासेस क्या मतलब, आने वाले अभी थोड़ी देर बाद में अपना डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जब कह रहा हूं ये इंटरनल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल, मतलब इंटरनल में मेरे पास क्या क्या आता है। तो मैंने कहा अब वापस नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपन। मैंने कहा अब इंटरनल को हम लोग डिकोड करते हैं कि यार मैं जब रिक्रूट कर रहा हूं तो मेरे पास इंटरनल में क्या क्या चॉइसेस हैं। तो मैंने कहा यार इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है, आ समझ में, मैं सोर्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप सर्च करोगे, स्टिमुलेट करोगे मेरे प्यारे लाडलो, तो वो लोग लाओगे कहां से तुम। तो मैंने कहा मेरे पास इंटरनल तरीका है कि मैं अंदर से ही लोगों को लेके आ सकता हूं। तो बोले यार कैसा, मैंने कहा सुनो ना, दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं मेरे यहां पे लोगों का ट्रांसफर कर दूं। क्या कर दूं, मैं ट्रांसफर कर दूं। ठीक है सर, ट्रांसफर मतलब क्या, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, आपको ट्रांसफर बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी मैं ट्रांसफर करता हूं मतलब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं यार। क्या कर रहा हूं मैं, शिफ्टिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, शिफ्टिंग। कहां से शिफ्टिंग कर रहा हूं, मैंने कहा नंबर 1, मैं एक डिपार्टमेंट से आ रहा सुनने दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो वो भी ट्रांसफर है। मतलब वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ट्रांसफर है। मैंने कहा यह भी हो सकता है कि मैं एक तरीके का जॉब करवाता था पहले, अब मैं उसको दूसरे तरीके के जॉब में ट्रांसफर कर रहा हूं, इसका मतलब वो भी क्या है, ट्रांसफर है। मैंने कहा पहले एक बंदा एक शिफ्ट में काम कर रहा था, मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं उसको बोला कि तू एक काम कर, दूसरी शिफ्ट में काम कर, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रांसफर है। क्लियर हुआ क्या है, ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या फिर एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ट्रांसफर। मैंने कहा दूसरा पॉइंट, मैंने कहा था 3 पॉइंट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी को भी समझा सकते हो और आप कभी भूलोगे नहीं कि यार ट्रांसफर होता क्या है। मैंने कहा उसके बाद मैं जब सेकंड पार्ट पे आता हूं तो मैंने कहा सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पॉइंट है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आ सकता है क्या। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आ सकता है। क्या कोई ड्यूटीज में चेंज आ सकता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है चेंज। सर वर्किंग कंडीशन में चेंज आ सकता है क्या, बिल्कुल चेंज आ सकता है। अरे यस कि नो, बट क्या सैलरी में चेंज आएगा क्या, अरे यार सैलरी में चेंज नेसेसरी, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आए। एम आई मेकिंग सेंस गाइस। अरे ट्रांसफर मतलब उसी लेवल पे हो रहा है, दूसरी एक शिफ्ट पे काम करते थे दूसरी शिफ्ट में चेंज हो गया, तो क्या सैलरी में बदलाव आएगा क्या, क्यों आएगा यार, मतलब आ भी सकता है। कल को आपको एक्सट्रीम नाइट शिफ्ट दे दी और मोटिवेट करने के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा दे दिया, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है, मुझे बताओ ना, क्या ये 2 पार्ट आपके दिमाग में सेट हो गए। मतलब सर ये वाला तरीका यूज कब होगा, मैं बोला ये वाला तरीका कब यूज होगा, जब एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जहां पे ओवर है वहां पे उस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है उसको हम ओवर सप्लाई से जहां पे शॉर्टेज है वहां पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, ओवर सप्लाई वाली जगह से शॉर्टेज में लेके जा रहे हो, मतलब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है आदमी का। सर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है, अरे यार देखो ना, मैं बोला तुम्हें यहां पे सिंपल सा, मैं बोला यहां पे ये एक्स काम कर रहा है डे शिफ्ट में, वाई काम कर रहा है नाइट शिफ्ट में,
अब अगर आपने x की जगह x को y की जगह शिफ्ट किया तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना, जो उसी डायरेक्शन में सेम लेवल पे हो रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। बट अगर मान लो x सुपीरियर होता, y सबऑर्डिनेट होता, और अगर x नौकरी छोड़ के चला जाता और y उसकी जगह टेक ओवर करता, ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि लोअर पोजीशन से आप कौन सी पोजीशन पे जा रहे हो? हायर पोजीशन पे जा रहे हो। दिमाग में गया? तो मैंने कहा समझो ना, ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो गए क्या? तो ये आपको ट्रांसफर एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसफर एक्सप्लेन करते हैं कि इन शॉर्ट ट्रांसफर है क्या। बट मैं आपको क्या बोला, सुनो ना, ये 3 पॉइंट से अब आपको आगे के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है, जब मैं बात करता हूं सेकंड की, तो जैसा ट्रांसफर है वैसा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं प्रमोशन। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रमोशन। सर प्रमोशन का क्या मतलब होता है? अरे जब इंप्लॉय को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे डाला जाता है। मैं क्या बोला, सुनो ना, मैं बोला यहां पे भी शिफ्टिंग तो हो रही है। मैं क्या बोला, यहां पे शिफ्टिंग तो हो रही है, बट यहां पे क्या हो रहा है? लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन हो रही है यार। लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन मतलब नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है यार। मतलब यहां पे नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है उसको हम आगे ऊपर वाले लेवल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या आपके दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? देखो कनेक्ट करते हुए चलो, फिर हमेशा एग्जाम में कल को आ गया व्हाट इज ट्रांसफर, यू हैव 3 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। नहीं तो बच्चा क्या करता है कि ना कुछ भी अपने मन से लिख देता है, उसके पास पहली लाइन तो रहती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, आगे पॉइंटर ही नहीं पता उसको। ठीक है, मैं बोला सेकंड पॉइंट, अब इसके सामने आ जाओ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार आपको बड़ी पोजीशन पे डाला जा रहा है तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी, आपके ऊपर ड्यूटीज भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, हायर पोजीशन पे जा रहे हो मेरे दोस्तों। उसके बाद में सैलरी भी बढ़ेगी ना यार, बिना सैलरी के कौन सा प्रमोशन? आप कहोगे डिजिग्नेशन आप रख लो, सैलरी बढ़ा दो आप तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ड्यूटी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज व्हाट, इस पे आते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये एक वर्टिकल मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? वर्टिकल। जैसे ऑलरेडी समझाया, नीचे से ऊपर जाएगा आदमी, तो यहां पे वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, आ रहा सुनने, और इसकी वजह से इट में लीड टू प्रमोशन एट ऑल लेवल्स। ऑल मतलब मैं यहां पे लोअर लेवल की बात कर रहा हूं। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो ना, मैं बोला यहां पे x, ये जो यहां पे x है, अगर मैं आपको कहूं ये x छोड़ के चला गया, तो आपने y को कहा तू जा बेटा ऊपर, तो यार y के नीचे z था, तो अब z को भी तो आप ऊपर ट्रांसफर करोगे। अरे यस के नो? तो व्हेनेवर वी आर प्रमोटिंग, वर्टिकल मूवमेंट होता है, साथ में ऊपर एक जगह प्रमोशन होता है, मतलब प्रमोशन लोअर लेवल्स पे भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, हमने बोला यार रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको क्लियरली बोला रिक्रूटमेंट मतलब क्या। मैं बोला रिक्रूटमेंट में 2 चीजें देखोगे। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आप सर्च करते हो किसको? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, फिर स्टिमुलेट करते हो कि बेटा तू यहाँ आके क्या कर, अप्लाई कर। फिर मैं बोला उसके बाद रिक्रूटमेंट जो होता है वो इंटरनल, मतलब सोर्सेस क्या है, कहां से लाओगे इन लोगों को। तो हमने कहा यार इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सोर्स हैं। मैं बोला इंटरनल में आपके साथ डिस्कस किया, 2 तरीके हैं उसमें, पहला ट्रांसफर, दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफर मतलब शिफ्टिंग हो रही है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, एक शिफ्ट से दूसरे, एक जॉब से दूसरे जॉब। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बदल सकती है, वर्किंग कंडीशन बदल सकती है, बट आपका सैलरी जरूरी नहीं है चेंज हो। मैं बोला यहां पे ओवर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट जो है वहां से शॉर्टेज में ट्रांसफर होता है। बट मैं प्रमोशन की बात करूं तो यहां शिफ्टिंग होती है नीचे लेवल से ऊपर के लेवल पे, यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, स्टेटस, पे सब बढ़ता है। यहां वर्टिकल मूवमेंट है यार, एक बार ऊपर नीचे के लेवल से ऊपर प्रमोशन हुआ तो बाकी सारे नीचे के लेवल पे भी प्रमोशन होना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है क्या यार? सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम जो हमने ये पढ़ा ना अभी। अब फटाफट इसका ये भी देख लेते हैं कि यार इनके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं। सर मेरिट डिमेरिट्स क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार मैं बोला ये जो हमारे पास है ना, कौन सा वाला पार्ट, ये जो अभी हमने इंटरनल पढ़ा ना रिक्रूटमेंट का, ट्रांसफर या प्रमोशन। सो मुझे एक बात बताओ ना, जब आप ये ट्रांसफर या प्रमोशन कर रहे हो ना, तो इसके कुछ ना कुछ मेरिट्स भी होते रहेंगे, राइट? तो अगर मैं
इंटरनल सोर्स यूज करता हूं, आ रहा समझ में, रिक्रूटमेंट का अगर मैं इंटरनल सोर्स यूज करता हूं, एक्सटर्नल नहीं यूज करता, तो मुझे बताओ ना क्या मुझे फायदा हो सकता है या फिर मेरे को इसका क्या नुकसान है, मतलब डीमेरिट्स क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं छोटा सा। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स के लिए अपन ट्रिक देखते हैं। आप देखो, आईपीएल तो देखते रहोगे तुम, आईपीएल देखा रहेगा ना, तो एक बार उसके हिसाब से सेट करते हैं थोड़ा सा ना। ठीक है, तो टोटल यहां पे 5, इस तरफ भी दोनों 5। ठीक है, टोटल अपने पास 5 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बोला चेन्नई को जानते हैं, पारा समझे, हर बार जीतती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जीत जाती है। तो मैं बोला चेन्नई की जब बात करते हैं तो आप देखो यहां पे अपना कोड है चेन्नई सेलेक्टेड थाला। अरे भाई, चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी को थाला बोलते हैं ना, तो थाला एमएस। क्या बोला? चेन्नई सेलेक्टेड थाला एमएस। और जो भी अपनी स्टोरी होगी ना, उसका पहले वर्ड का ही अपना मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यार, अगर मैं कहूं कि सी मतलब क्या, यार जब भी मैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करता हूं ना, ये चीपर है यार। क्या है ये? चीपर, सस्ता है ना, अपने यहां का ही तो बंदा है यार, उसका आपको क्या प्रोसेस करने का है। आ रहा समझ में, सब चीजें बड़ी इजीली हो जाएंगी, ज्यादा पैसा वैसा नहीं लगेगा, चीपर है। दूसरा, प्रोसेस ना सिंपल भी तो है। अरे चीप है वो बात तो सही है, बट ये क्या है, सिंपल है। सर सिंपल क्यों? अरे आदमी के सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, पुलिस वेरिफिकेशन तुम्हारे पास है, पुरानी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तुम्हारे पास है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मुझे बताओ ना, ये सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हुआ ना, बिल्कुल दिमाग में सेट हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं अब सुनो ना। मैं बोला उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, टी मतलब ये ट्रेनिंग का टूल भी होता है कई बार। आ रहा समझे, टूल फॉर ट्रेनिंग। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ट्रेनिंग करने का मतलब लोगों को ट्रेन करने का भी तरीका होता है। मैं बोला एक मेरा दोस्त था, उसको ना एचयूएल ने सेलेक्ट किया। एचयूएल उसको क्या बोला, ऐसा नहीं बोला कि डायरेक्टली जाके उसको काम देना स्टार्ट कर दिया, नहीं। एचयूएल उसको बोला तू एक काम कर, अलग अलग डिपार्टमेंट में तेरे को हम ट्रांसफर करेंगे, साल भर में तेरे को पूरा नॉलेज हो जाएगा, देन यू कैन हैंडल द बिजनेस। तो कई बार ट्रेनिंग के लिए भी वो लोग ना ट्रांसफर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एमएनएस। आप मुझे बताओ ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर मतलब जगह खाली होता है और उसमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता मोटिवेशन बढ़ेगा? अरे यार मोटिवेशन इंक्रीज होगा ना कि बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करेंगे तो जब भी जगह ऊपर खाली होगी हमें मौका मिलेगा। दिमाग में गया? मैं बोला नेक्स्ट इज यार, यहां पे बिल्कुल सिंपल है, जिस भी डिपार्टमेंट के पास सरप्लस होगा ना, वहां से शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। फायदा हो गया ना, किसी को निकालना भी नहीं पड़ा और अपना काम भी हो गया। तो बोलो ना, चेन्नई सेलेक्टेड थाला एमएस। सी मतलब सस्ता, एस मतलब सिंपल है, ट्रेनिंग के लिए एक तरीका है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन बढ़ाता है लोगों का कि अच्छा काम करेंगे तो कभी भी प्रमोशन का मौका आया हमें मिलेगा। सरप्लस यार, जहां भी सरप्लस है वहां से आराम से शॉर्टेज वाले डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दिमाग में गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल ये है, मान लो किसी को पता ही नहीं है कि सर ये क्या है, चेन्नई सेलेक्टेड थाला एमएस। तुम किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम बात कर रहे हैं आईपीएल न्यू सीजन की। आईपीएल न्यू सीजन की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं यहां पे बोला सबसे पहले हम लोग पहले वाला पार्ट देखते हैं, ये क्या है यार। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी, इंडक्शन नहीं हो पाएगा यार, आप समझो ना। एक बार हाँ, मैं बोला यहां पे इंडक्शन नहीं हो पाएगा। सर किसका इंडक्शन नहीं हो पाएगा? अरे समझो ना यार, एस क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? इंडक्शन नहीं हो पाएगा। किसका इंडक्शन नहीं हो पाएगा? अरे फ्रेश टैलेंट का यार। आप समझो ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर एग्जिस्टिंग लोगों को बढ़ाते रहोगे तो इंडक्शन नहीं हो पाएगा फ्रेश टैलेंट का। मतलब नया आदमी जिसमें और ज्यादा दिमाग है बट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बेचारा कैसे आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि आप जब बार बार ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, एक आदमी एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जा रहा है, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जा रहा है, आपको नहीं लगता आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी यार? क्या गिरेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी? आप जितना नॉर्मली एक जगह रहकर आदमी कर सकता है, शिफ्टिंग होती रहेगी तो कर पाएगा क्या? तो आप सोचो ना, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, गिर जाएगी। मैं बोला उसके बाद में
आपको अगर पहले से ही पता है कि यार कुछ भी जगह होगी हम लोगों से ही फिल होगी, तो यार आपको नहीं लगता लथार्जिक भी हो जाएगा? आपका जो स्टाफ है वो क्या हो जाएगा? लथार्जिक भी हो जाएगा। चेक करो कि यहां तक दिमाग में सेट हो रहा है क्या हमारे? अब मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई भी न्यू एंटरप्राइज इसको यूज नहीं कर सकती। अरे यार जिसके पास ऑलरेडी कुछ है ही नहीं वो कैसे यूज करेगा? तो न्यू एंटरप्राइज इसको यूज नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा लथार्जिक हो जाएगा, साथ साथ अब उनका कंपटीशन भी तो गिर जाएगा। उनको लगेगा कि यार हम लोगों में से सिलेक्ट होगा तो बाहर के लोग अगर कुछ नया सीख रहे हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं, हमें करने की जरूरत क्या है? तो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भी क्या होगा? गिर जाएगा। मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में क्लियर है? क्या बोला मैं? चेन्नई सेलेक्टेड थाला MS चीपर है, सिंपल है, ट्रेनिंग का तरीका है, मोटिवेशन बनाए रखता है, साथ ही में सरप्लस से शॉर्टेज में डालता है। बट ये सेलेक्ट कहां हुआ? IPL न्यू सीजन। आई मतलब फ्रेश टैलेंट को इंडक्ट नहीं कर पाओगे आप। P मतलब प्रोडक्टिविटी गिरेगी ना, बार बार ट्रांसफर होगा तो। लथार्जिक, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, लथार्जिक भी हो जाएगा स्टाफ, उसको लगेगा मैं तो आगे बढ़ूंगा, साथ में जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन वो भी गिरेगा। एंड N मतलब न्यू एंटरप्राइज यूज ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास तो अभी स्टाफ ही नहीं है पुराना। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपके दिमाग में यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। लेट्स बिगिन नाउ गाइस विद द एक्सटर्नल सोर्सेस। सो यार इंटरनल हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने देखा कि यार इंटरनल में हमारे पास दो तरीके हैं। इंटरनल में कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके। तो गाइस अब हम जो यूज करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल। यार मान लो व्हाट इफ कि हमारे पास इंटरनली कोई ट्रांसफर करके या प्रमोशन देके हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सो गाइस मैंने क्या किया है, अगेन ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बुक में नहीं है। बुक में तो प्लेन जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के वो सारे के सारे एक साथ दे रखे हैं। मैं यहां पे आपके लिए क्या कर रहा हूं, उसको 3 पार्ट में बांट रहा हूं ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला है एड्स। क्या आता है? एड्स। दूसरा मैंने पार्ट बनाया है विच इज व्हाट? आउटसाइड एजेंसीज। दूसरा कौन सा पार्ट है? आउटसाइड एजेंसीज। एंड थर्ड पार्ट इसमें जो है दैट इज अदर सोर्सेस, अदर्स। ठीक है? तो हमारे पास 3 हो गए कि यार एक तो हम क्या ऐड करके भी लोगों को बुला सकते हैं क्या? हमारे पास आओ और हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां पे तुम क्या करो? अप्लाई करो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐड है। सर ऊपर भी ऐड नीचे भी ऐड, बात एक ही हो गई। मैंने कहा ये जो ऐड में 3 सोर्सेज आपको बताने वाला हूं इसको आप ध्यान से सुनना और तीनों में डिफरेंशिएशन अच्छे से समझना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। पहला नॉर्मल ऐड, उसके बाद वेब पब्लिशिंग। क्या है? दूसरा वेब पब्लिशिंग, और तीसरा है एड ऑन टीवी। तीसरा क्या? एड ऑन टीवी। अब आप देखो ना यार इन तीनों को आप समझो, अच्छे समझना। मैं कहा जब मैं यहां पे ऐड की बात करता हूं ना, मैं यहां पे प्रिंट की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे प्रिंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं पीरियोडिकल्स की बात कर रहा हूं। मतलब जो कोई मैगजीन टाइप हो गई या कोई 15 डेज में कोई चीज आती है, ऐसा मतलब उनको पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं? ये जो ऊपर वाला ऐड है मैं बात कर रहा हूं, आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐड दिया, कोई पीरियोडिकल्स में दिया, कोई मैगजीन्स में दिया, इस तरह का कोई भी ऐड अगर आप दे रहे हो और उसमें आप बता रहे हो कि बॉस आओ हमारे यहां पे अप्लाई करो, इसका मतलब ये भी एक सोर्स हो सकता है। बिकॉज जब न्यूज़पेपर में देखेंगे, पीरियोडिकल्स में देखेंगे तो लोग आके क्या करेंगे? आपके पास अप्लाई करेंगे। सेम टू सेम आई होप अब आज आप देख पा रहे होगे कि वेब कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स पे कई पेड होती है, कई अनपेड होती है। उन वेबसाइट्स पे जाके जब आप रिक्रूटमेंट करते हो कि यार हमारे यहां पे आके अप्लाई करो, तो वो भी क्या है? एक तरह का क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि आपका इंटरनल तो है नहीं। तो आप जैसे monster.com, naukri.com, इन सब पे जाके, इंडीड, इन सब पे जाके आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? आप वहां पे अपनी जॉब पब्लिश कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल अप्लाई इट टू यू। क्लियर है? चलिए थर्ड इज एड ऑन टीवी। यार एड ऑन टीवी तो हम देखते हैं ना यार। अरे यार कितने कितने बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। जैसे आप देखो ना अभी म्यूचुअल फंड का ऐड करती है सरकार,
तो आप देखो ना उसमें क्या होता है, महेंद्र सिंह धोनी आता है, सचिन तेंदुलकर साहब आते हैं। तो सर वो तो सरकार कर रही है, कुछ भी कर रही हो, बट इन शॉर्ट आप वैसे ही अपना जॉब के लिए भी तो कर सकते हो। जैसे कई बार आपने टीवी में ऐड देखा होगा, आजकल नेवी का, एयरफोर्स का ऐड आता है, तो वो भी क्या है, ऐड ऑन टेलीविजन। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, आप समझो ना, ऐसे हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास 10 है, बट ऐसे 10 में याद करने जाऊंगा तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो मैंने ब्रेन को ये फीडबैक दिया कि यार देखो, 3 मेरे किससे रिलेटेड है, ऐड। और ऐड कौन कौन से, पहले ऐड आप किस पे दे दो, या तो प्रिंट वगैरह में दे दो, या फिर ऐड आपका ना दो वेब पब्लिशिंग, मतलब पोर्टल्स पे आप पब्लिश कर दो अपने रिक्रूटमेंट के बारे में। तीसरा, आप यहां पे भी नहीं जाना चाहते, आप टीवी में ऐड देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सुनो ना, अब अगर मैंने कहा यहां पे अगर मेरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, मुझे लगता नहीं यार इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मेरे पास कोई एजेंसियां भी है जो आपको हेल्प कर सकती है। अब एजेंसीज को मैं कैसे इसमें डिवाइड किया, सुनो ना, एजेंसीज को मैं कैसे डिवाइड किया, मैं यहां पे बोला कि यार मेरे पास 4th, 5th, 6th और 7th, मेरे पास 4 तरीके। कितने तरीके मेरे पास, 4 तरीके। अब 4 में से 2 ऐसे हैं जो थोड़ी हाई पेइंग जॉब्स के लिए, और 2 तरीके हैं जो लो पेइंग के लिए, ठीक है। पहले लो पेइंग वाले डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बना रखे हैं, तो जिनको भी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, मतलब जिनको जॉब सीकर्स होते हैं, मतलब जिनको जॉब चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं और अपना नाम, नंबर, पता वगैरह लिख के आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी को झाड़ू पोछा वगैरह करना है, उसके लिए उसको कोई चाहिए, कोई ड्राइवर का नौकरी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाएगा नॉर्मली और अपना डेटा लिख के आ जाएगा। अब जिसको भी जॉब देने का है वो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा और इन लोगों को ऑफर करेगा कि बॉस हमारे यहाँ पे जॉब है, कि आपको करने का है क्या। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है, मतलब लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको सर्च करना, उनको स्टिमुलेट करना कि वो अप्लाई करे। तो आपके पास डेटा आ गया, तो अब आप उनको क्या कर सकते हो, ढूंढ तो लिया, अब आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो अपना ऑफर देके कि हमारे यहाँ क्या करो, अप्लाई करो। दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब अगेन मैं क्या कह रहा हूं, ये थोड़ा सा लो पेइंग जॉब है, बट यस हमारे पास लो पेइंग जॉब के लिए भी तो आदमी चाहिए रहता है ना, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ना व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, आपको पता होगा एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार के पास बहुत सारी लेबर कनेक्टेड होती है। सो आप क्या कर सकते हो, इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ा अपना कमीशन वगैरह देता है, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि यार मेरे को ना 500 लेबर चाहिए, 50 लेबर चाहिए, 100 लेबर चाहिए, ये आपके लिए वो सारी की सारी लेबर लेके आएगा। क्लैरिटी। तो मैं क्या बोला, सुनो ना, क्या आउटसाइड एजेंसी में 2 समझ में आया, अब 2 थोड़ा सा इनसे हाई पेइंग ना, 2 इनसे थोड़ा सा हाई पेइंग, समझो। मैं कहा कि एक है कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या है, एक कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब आप क्या कर सकते हो, जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे एमबीए में बहुत होता है, या आईआईटीज वगैरह में भी होता है, सब जगह होता है मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, जो जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो अपने कैंपस में बुलाते हैं कंपनीज को। तो बेसिकली आपको अगर लोग चाहिए, आप इन इंस्टीट्यूशन के टच में आ सकते हो और उनको कह सकते हो कि यार हमें लोग क्या करना है, हायर करने, तो यार तुम क्या करो, हमारे साथ कोलैबोरेशन टाइप कर लो, तो हम आके तुम्हारे यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं, हम हमारी जॉब के लिए उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कैंपस भी एक तरीका हो सकता है। तो सर ये रिक्रूटमेंट कैसे हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया डायरेक्ट। अरे यार जब आप जाते हो तो हर आदमी तो आके आपको इंटरव्यू देगा नहीं ना, तो पहले आप उनका रिक्रूटमेंट ड्राइव करोगे, फिर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल डू द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। अब बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कमीशन लेके, कुछ दिन का आपका सैलरी लेके, वो आपको क्या करती हैं, जॉब्स बताती है। तो यहां पे क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब नाउ व्हाट आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल। तो बेसिकली छोटी जॉब के लिए तो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्टर या एक्सचेंजेस है, बड़ी जॉब के लिए क्या है, तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स काम करते हैं। और ये कंसल्टेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी की सैलरी है 1 लाख रुपीस पर मंथ, तो वो 15 डेज की या 1 मंथ की सैलरी लेते हैं, उससे जो भी उसकी लगेगी, और वो उसको जो भी जहां जहां जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां वो अप्लाई करवाते हैं। अब आप समझो ना कि ये जो अप्लाई करवा रहे हैं, ये जो कंसल्टेंट है, तो कंपनी और किसके बीच में, एम्प्लॉय के बीच में। तो कंपनीज इन कंसल्टेंट को अप्रोच करती है और ये कंपनी से भी पैसा लेते हैं और बहुत बार एम्प्लॉय से भी लेते हैं।
और कई कई जगह ये सिर्फ एम्प्लॉय से लेते हैं, कई कई जगह ये सिर्फ कंपनी से लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी तक मैं आपको 7 बता चुका हूं। मैं आपको बोला कि मैं जब ऐड की बात कर रहा हूं मेरे पास 3 है। एक तो नॉर्मल ऐड जो प्रिंट में चलता है, एक वेब पे जो इंटरनेट वगैरह में जो वेबसाइट होती है उन पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, और तीसरा टीवी पे ऐड। फिर हमने कहा एजेंसीज हैं, 2 हाई पेइंग के लिए, 2 लो पेइंग के लिए। लो पेइंग के लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद 2 क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। एंड जो अदर है ना, अब इसमें बचे हुए 3 हैं यार, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 8, 9 एंड 10 क्या कहता है ये, अब देखते हैं। मैंने कहा यार जरूरी थोड़ी है, मान लो आज आपने कहा कि मुझे रिक्रूटमेंट करने का है, मुझे लोगों को बुलाने का है। ऐसा भी तो हो सकता है कई बार लोगों को जरूरत हो, वो भी कंपनीज में जाके अप्लाई कर लें। तो बहुत बार ऐसा होता है आपका रिक्रूटमेंट नहीं चल रहा, बट फिर भी बहुत सारे कैजुअल कॉलर्स होते हैं। कैजुअल कॉलर्स मतलब वो कॉल कर रहे हैं कि यार क्या आपके यहाँ नौकरी की जरूरत है, क्या आपके यहाँ लोगों की जरूरत है क्या। तो आपकी टीम क्या करती है, उनके नाम, नंबर, डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब एक रजिस्टर में डाल के रख लेती है। इससे क्या होता है, कभी भी जब आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, आप इस रजिस्टर में से इन कैजुअल कॉलर की लिस्ट में से आप कॉल करोगे, हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट है, क्या आप आके यहाँ काम करना चाहते हो क्या। दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। मैंने कहा उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ना रिकमेंडेशंस लो। आ रहा सुनने? रिकमेंडेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय, ई मतलब एम्प्लॉय, रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब आप एम्प्लॉयज को कह सकते हो देखो यार हमारी कंपनी कितनी बढ़िया है, आप लोगों को टाइम से सैलरी दे रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम आपको समझते हैं। अब हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या आपके नॉन रिश्तेदार भाई बहन गली मोहल्ले में रहने वाले किसी आदमी को नौकरी की जरूरत है, तो आप यहाँ पे क्या करो, हमें रेकमेंड करो। दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज कई बार आप लोग ना डायरेक्ट नोटिस भी डाल सकते हो। जैसे ये अगेन वापस बहुत लो पेइंग जॉब के लिए होता है मोस्टली, जैसे डेली वेजर्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बहुत बड़ा प्लांट है, गाड़ियां बनाते हैं अपन मारुति की तरह, तो मारुति वाले अपने गेट पे लगा देते हैं कि हमें कल 500 वर्कर की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट डे वहां पे वर्कर मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं और जो उनको चाहिए वो डेली बेसिस पे वो लोग उनमें से हायर कर लेते हैं। मुझे बताओ ना क्या दिमाग में गया। देखो यार ऐसे 10 याद करना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक 3 सेंटेंस बनाए, पहला एड वाला, एजेंसी वाला एंड देन अदर्स वाला। आई होप अब आपको ये 10 के 10 याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिमाग में अच्छे से आपके सेट रहेगा, राइट। तो एक काम करें, पहले अपन इन 10 को अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या हमने कवरेज किया। हमने कहा कि पहले जब हम ऐड की बात कर रहे थे मेरे पास 3 तरीके थे, एक तो प्रिंट वाला ऐड, एक इंटरनेट वाला ऐड और एक कौन सा वाला ऐड, टीवी वाला ऐड। एजेंसीज में मेरे पास कितनी थी, 4, 2 लो पेइंग 2 हाई पेइंग। लो पेइंग में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अलावा मेरे पास क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बाकी 2 कौन सा है, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद में मेरे पास क्या है, मेरे पास आया उसके बाद में अदर्स। अदर्स में क्या, कैजुअल कॉलर्स, रिकमेंडेशन ले लो यार, और फिर उसके बाद क्या करूं मैं, वो भी नहीं हो तो फैक्ट्री पर डायरेक्ट नोटिस लगा दो आप। क्लैरिटी है। सो गाइस जैसे हम लोगों ने इंटरनल पढ़ने के बाद उसका मेरिट या डिमेरिट देखा था, यहां पे भी अब हम एक्सटर्नल पढ़ने के बाद इनका हम मेरिट और डिमेरिट देखेंगे। तो गाइस जैसा हमारा कोड चल रहा था, हमारा कोड क्या चल रहा था, हमारा कोड चल रहा था किसके बारे में, आईपीएल वगैरह के बारे में, राइट। तो वही अपन यहां पे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैंने कहा यहां पे सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि यार मेरे पास मेरिट्स और डिमेरिट्स इनकी बात करता हूं। तो मैंने कहा मैं जब मेरिट और डिमेरिट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले अपन मेरिट्स पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, मेरिट्स, ठीक है। और फिर हम लोग यहां पे बात करेंगे डिमेरिट्स की, और मैं आपको फटाफट कोड के थ्रू पूरा का पूरा आपको याद करा दूंगा। आपको 1% भी इसमें मेरे प्यारे लाडलों कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, ठीक है। बट बच्चों जो जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरी क्लास के बाद ही आपको रिवाइज कर लेना, ये ध्यान रखना यार। देखो बेसिक फंडा क्लियर है, मैं आपको हर एक चीज क्लियर कराऊंगा, याद भी करा दूंगा, बट यार आप समझो ना थोड़ा आपको एफर्ट मेरे साथ डालना पड़ेगा। वैसे 95% तक मैं डाल दूंगा, आपको सिर्फ बचा हुआ 5% एफर्ट डालना, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा यहां पे अगर आप देखोगे कि क्या सिस्टम है, तो मैं बोला सुनो ना, अब मैंने कहा कि अपना वो आईपीएल और धोनी वाला चल रहा था, अब धोनी ने, चेन्नई ने धोनी को ले लिया, राइट। सो अब क्या कह रहे हैं लोग, पीपल
विल चीयर फॉर, क्या बोला, पीपल विल चीयर फॉर, कि भैया धोनी आ गया चेन्नई में, तो पीपल विल चीयर फॉर हुम, पीपल विल चीयर फॉर चेन्नईज लेजेंड धोनी, कि भैया अब लोग जब जाएंगे स्टेडियम्स में और वो लोग क्या करेंगे, चीयर करेंगे। किसके लिए चेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, धोनी के लिए चेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यार जब भी आप एक्सटर्नल सोर्सेस पे जाते हो तो यार आपको ना क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं। आपको समझने की बात है ये कि यार जब आप एक्सटर्नल में जा रहे हो, इसका मतलब इंटरनल में तो एक कम चॉइस है ना आपके पास, आप समझो ना, बहुत सारे कनेक्टेड हैं आपस में। यार जब आप इंटरनल जा रहे हो तो आपके पास एक लिमिटेड क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं, बट वहीं पे अब आप पूरे इंडिया से या वर्ल्ड से हायर कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हुआ, क्वालिफाइड लोग आने के चांसेस, बेटर लोग आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सेम टू सेम यार आप देखो ना, जैसा मैं ऊपर बोला सब कनेक्टेड है, आपके पास अब चॉइसेस भी वाइडर रहेंगी। यार इंटरनल में तो चॉइसेस कम थी, यहाँ पे चॉइसेस क्या हो जाएंगी, अब ज्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपको नहीं लगता अब आपके जो लोग हैं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहेगी। यार कौन सी स्पिरिट रहेगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहेगी, क्योंकि अब सबको पता है कि यार हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो ये हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे, बाहर से कोई नया आदमी ले आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अब फ्रेश टैलेंट भी आएगा। अरे नया टैलेंट भी आ सकता है ना, तो भैया बताओ, पीपल विल चीयर फॉर, पी मतलब क्वालिफाइड पर्सनल आएगा, डब्ल्यू मतलब वाइडर चॉइस होगी, फाइनली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, लोग लेथार्जिक नहीं रह जाएंगे, एंड फ्रेश टैलेंट भी इंडक्ट हो सकता है अब आपके। ठीक है, देन डिमेरिट्स क्या है सर, अरे यार सिंपल है, जब आप बाहर से ये एड वेड करोगे, अदर एजेंसीज के पास जाओगे, तो एक तो कॉस्टली प्रोसेस है, दूसरा आसान नहीं है, लेंदी प्रोसेस है यार। अब आपको बैकग्राउंड चेक वगैरह ये खर्चे वर्चे तो करने ही है, उसके अलावा बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक सब करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बाहर वाले को, अननोन आदमी को लेके आ रहे हो, राइट। और उसके बाद में आपके जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है लाडलो। डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग होम एग्जिस्टिंग स्टाफ, क्यों, उनको लगेगा यार दिन रात पसीना हम बहा रहे हैं, जब बारी आ रही है आगे बढ़ाने की तो ये बाहर से नया आदमी लेके आ रहे हैं, तो फिर हमारा यहाँ मेहनत करने का काम ही क्या हुआ, हमें क्या ही यहाँ पे काम रह के, मतलब काम करके मेहनत से क्या हुआ फायदा। तो मुझे बताओ ना, क्या अब हमारे को, क्या ये पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट हमारे दिमाग में क्लियर है, जो हम यहाँ पे पढ़ के आए, क्या हमारे को यहाँ पे क्लियर है। हम लोगों ने पहला पार्ट ये देखा कि यार हमारे पास ऐड के तरीके क्या क्या है, मतलब हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस टोटल 10 हैं, ऐड में 3, आउटसाइड एजेंसी में कितने 4, और 3 किस्में हमारे पास, 3 किस्में बेटा 3 है हमारे पास अदर्स में। उसके बाद हम कहां गए, मेरिट और डिमेरिट। मेरिट में हमने क्या देखा, पीपल विल चीयर फॉर चेन्नईज लेजेंड धोनी, तो हमने पूरा का पूरा कोड यहाँ पे डिकोड कर लिया। गाइस पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ कोड से याद भी करेंगे, एक ही कोड को बेस लेके चलेंगे। एम आई मेकिंग सेंस। और जहां याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ 10 थे बट 10 को हमने ऐसे ही समझ सकते हैं, तो कोड का झंझट नहीं पालने की जरूरत है। लेट्स बिगिन विद द सिलेक्शन प्रोसेस नाउ। तो गाइस अब हमने अभी तक यहां तक क्या किया, हमने लोगों को इनवाइट किया कि आओ यार जॉब के लिए अलाउ आके हमारे यहाँ पे अप्लाई करो, बट यार जॉब के लिए वो लोग अप्लाई तो कर रहे हैं। अब लेट्स से यू वांटेड टू हायर 5 पीपल, आपको 5 लोग चाहिए, बट आपके पास अब रिक्रूटमेंट में आपने इतना इंटरनल एक्सटर्नल यूज किया, 1000 एप्लीकेशन आ गई, तो अब कैसे 995 को रिजेक्ट करना है, या उन 5 को हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैंने कहा इसके लिए ना एक प्रोसेस है जो अपने को फॉलो करने का है। तो मैं कहता हूं कि पहला 5 जो है ना, पहला 5 सिलेक्शन तक का है, आगे 3 जो है वो कॉन्फर्मेशन का पार्ट है। क्या बोला मैं, पहले जो 5 हैं ये वाले, ये सिलेक्शन तक के हैं। मतलब जब आप लास्ट वाले पे आओगे ना, 5th वाले पे आओगे, तो आप डिसीजन कर चुके, मतलब यू विल बी एट अ पोजीशन के यस लेट्स टेक द डिसीजन, तो सिलेक्शन डिसीजन आप ले चुके होगे। अब मुझे बताओ ना सिंपल सा, अगर मैं ये कहता हूं मेरे को 5 हायर करने हैं और एप्लीकेशन आई है 1000, तो यार इट इज नॉट पॉसिबल ना 1000 लोगों को मैं बुलाऊं
और मेरे यहां पे अलग अलग इंटरव्यू लूं या उनके पेपर कंडक्ट करा लूं, पहले मुझे इन 1000 में से भी फिल्ट्रेशन करना रहेगा। तो जब भी कोई कहता है ना कि यार जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो हमेशा आपसे एक कुछ ना कुछ फॉर्म, एप्लीकेशन या आपका रिज्यूमे मंगवाता है। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब जो उसने एप्लीकेशन डालते वक्त डिटेल्स भरी है ना, उनको आप स्क्रीनिंग कर लो, उनको आप स्क्रीनिंग कर लो कि यार इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में किस किस को हमें लेने का है। समझो ना, इन 1000 में से लेट्स से हमने कहा जिनके भी 10th और 12th में 80% से ज्यादा मार्क्स आए, एक तो उसको सेलेक्ट करो, मतलब उसके नीचे वालों को रिजेक्ट कर दो। ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो जिनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो हमने क्या कर लिया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग लगा दी। तो अब जैसे मैंने ये लगाया, ऑटोमेटिकली फिल्टर होके हमारे पास सिर्फ 300 रेज्यूमेस बच गए। कितने रेज्यूमे बच गए? 300। अब मैंने कहा ये जो 300 है मेरे पास, अब इनको आप कहोगे कि यार ऑर्गेनाइजेशन में आओ हमारे, और आने के बाद एक सिलेक्शन टेस्ट दो। सर सिलेक्शन टेस्ट मतलब? अरे पेपर और पेंसिल का टेस्ट है यार। कैसा टेस्ट है ये? पेपर और पेंसिल का। अरे पेपर दिया जाएगा, पेंसिल से आप उसको भर दो, पेन से आप उसको भर दो, इस तरह का ये टेस्ट है। सर ये टेस्ट में होगा क्या? इससे आपके मतलब जो कैंडिडेट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जज किया जाता है। किसको जज किया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि यार ये बंदा कैसा है। ये टेस्ट के भी टाइप्स में डिस्कस करूंगा एंड में आपसे, अभी नहीं, पहले पूरा प्रोसेस सेटअप कर दें। तो मुझे बताओ क्या हुआ? पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई, उसमें हमने 1000 में से 300 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कहा यार आओ इस दिन आके हमारे यहां पेपर और पेंसिल पे टेस्ट दो बेटा, ताकि हम चेक कर पाए तुम हो कैसे। फिर उसके बाद में आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या एम्प्लॉयर इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए आप उसको बुलाओगे। अब आप उससे फेस टू फेस, आप समझो ना, कल को उसने एप्लीकेशन उसकी बहुत बढ़िया दिख रही है, कल को उसने टेस्ट भी बहुत बढ़िया दे दिया, बट फील्ड पे आके तो लोगों से बात करनी है, काम करना है। आप चेक करो क्या बंदा जेन्युइनली जो आपको कागज में दिख रहा है रियलिटी में वो है या नहीं है। ठीक है, अब मान लो बंदा सब पैरामीटर्स में सक्सेसफुल रहा, बट अब उसका इंटेंशन भी तो देखो, चेक करो यार, रेफरेंसेस दो उससे कि इसको जानते हो ना, पता पड़ा इंटेलिजेंट तो है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है। आपने फोन किया, पहले वो जहां जॉब करता था उन्होंने कहा यार ये तो हमारे पैसे लेके भागा हुआ है। तो आप मुझे बताओ ना, क्या इंटेलिजेंट आदमी को ऐसे रख लोगे क्या? नहीं यार, आप लोग रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करोगे। क्या करोगे? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो रेफरेंस बैकग्राउंड चेक में आपको आइडिया लगेगा यार आदमी जो इंटेलिजेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो जेन्युइनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, इंटेग्रिटी वाला बंदा है, अच्छा बंदा है, बढ़िया बंदा है, तब आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो मुझे बताना, क्या सिलेक्शन तक का पांचों दिमाग में सेट है? पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, कैसे? परसेंटेज ले लो, एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद हमने कहा आओ आओ हमारे यहाँ के क्या करो, टेस्ट दो। तुम टेस्ट देने के बाद हमने कहा इंटरव्यू भी तो दो यार, पता तो पड़े बोल भी सकते हो या नहीं, बता भी सकते हो कि नहीं, अपनी बात समझा भी सकते हो कि नहीं। उसके बाद में अब रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। इंटेलिजेंट आदमी तो ढूंढ लिया, बट क्या उसका इंटेंशन भी सही है या नहीं। फिर फाइनली अब डिसाइड कर लो यार कि मान लो इनमें से आपको रखना किसको है। तो सर ये डिसाइड करने के बाद क्या, मैंने कहा अब आपके पास सिलेक्शन के बाद उसको जॉब के लिए सबसे पहले, कई बार ऐसी जॉब्स होती हैं आदमी को, मतलब जैसे आप देखो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, यहां सब भी जाते हैं तो बहुत सारे मेडिकल चेकअप होते हैं। अगर आज किसी को कमर्शियल पायलट भी बनना है, आई टेस्टिंग होती है, कल को पता पड़ा सामने पहाड़ आ गया, घबरा गया, प्लेन लेके गिर गया तो इसलिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि इट इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी होता है कि सामने वाले का क्या करो, मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ। ठीक है, अगर वो सही लग रहा है तो अब आप उसको जॉब ऑफर दो। अरे भाई आप तो सेलेक्ट कर रहे हो, सामने वाले को भी तो आप पसंद होने चाहिए, तो अब आप जॉब ऑफर दो। अगर वो जॉब ऑफर में संतुष्ट होता है तो उसके साथ अब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करो। क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप उसके साथ ये कहोगे कि हाँ भैया अब चलो हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है, आओ पेपर पे कागज पे साइन करो, हम भी साइन करते हैं। तो मुझे बताओ ना कितने हमने स्टेप देखे? हमने टोटल 8 स्टेप देखे। हमने कहा सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे,
फिर उसका रेफरेंस बैकग्राउंड चेक होगा। इतना सब कुछ होने के बाद अब डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे डिसीजन लिया, उसको बोलो भैया मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ले कि सब कुछ सेट है ना, कोई टेंशन तो नहीं होगी जॉब में। उसके बाद में जॉब ऑफर दोगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। क्लियर है? अब मैं जैसे आपको बोला था कि यार अब हम ये जो टेस्ट है इसको अब हमें देखना पड़ेगा। तो सर ये जो टेस्ट है इन शॉर्ट ये क्या है, जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं ये वैसे टेस्ट हैं क्या? मैंने कहा यार देखो ना, बिजनेस में कोई चीज ऐसे हवा में नहीं होती, हर चीज का पर्पस होता है। क्या होता है? हर एक चीज का पर्पस होता है। आप समझो ना, मैं बोला अगर मुझे अलग अलग लेवल के टेस्ट होते हैं, आप समझो ना, यहां पे मैं वापस 5 लिख रहा हूं। कितने लिख रहा हूं? 5 लिख रहा हूं। ठीक है? मैंने कहा अगर मैं सामने वाले का, देखो समझो ना, मैं सामने वाले का क्या चेक करना चाहता हूं? मैं चेक करना चाहता हूं कि वो नई चीज सीख सकता है कि नहीं, तो मैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लूंगा। कौन सा टेस्ट लूंगा? एप्टीट्यूड। मैं ये चेक करना चाहता हूं अगर मैं इसको न्यू स्किल सिखाऊंगा तो क्या ये न्यू स्किल सीख पाएगा बंदा, या ये नई स्किल सीखने के, अरे यार मान लो आप तो सिखाने बैठे हो, बंदे को समझ में नहीं आ रहा, उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो यार आपके कोई काम का ही नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पता पड़ सकता है बंदा नई चीज सीखने लायक भी है या नहीं। उसके बाद में मैंने कहा एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। आ रहा समझने? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? अरे यार उसका इंटेलिजेंस लेवल चेक करता है कि बंदा करंट में, अभी आज की डेट में वो इंटेलिजेंट, उसका किस लेवल का स्कोर आ रहा है। क्लियर है? मैं क्या बोला सुनो ना, ऐसे ही एक और चीज का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेड टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है? इससे हमें यह पता पड़ता है कि सामने वाले का जो करंट एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्या बोला मैं? सामने वाले की एग्जिस्टिंग नॉलेज। सर ये ऊपर इंटेलिजेंस वाला और ये थोड़ा सा मिक्स नहीं लग रहा क्या? अरे एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट द जॉब दैट ही बी गोना बी डूइंग, मतलब ये जो करंट में अभी जॉब करेगा, ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, मान लो आप गए, आपने कहा यार मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो यार वो सामने वाली कंपनी चेक करेगी क्या तुम्हें इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, इनके बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो मुझे बताना, इंटेलिजेंस चेक हो गया, पता पड़ गया उसको कुछ नया सिखाएंगे तो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, और फाइनली जिस जॉब के लिए आ रहा है क्या उसके पास उसकी कोई नॉलेज भी है या नहीं। अब मैंने कहा सुनो ना, हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, हमारा क्या हो गया? ट्रेड टेस्ट हो गया। अब मैंने कहा यार अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा आदमी की पर्सनालिटी कैसी है। सर पर्सनालिटी का मतलब, अरे यार कल को ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मैं जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं तो यार हमें चेक करना पड़ेगा कि यार ये बंदा ना सिचुएशन में रिएक्ट कैसा करता है। क्या बोला हमने? ये बंदा सिचुएशन में रिएक्ट कैसा करता है, इसके इमोशंस कैसे हैं। आरएस ने क्या बोला? मैं रिएक्ट कैसा करता है, इमोशंस कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें भी हमें क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी यार। हमें चेक करना पड़ेगा कल को ऑर्गेनाइजेशन में मान लो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, कल को ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे टीम की बॉन्डिंग इंटीग्रिटी खराब हो रही है। अरे हाँ है ना, तो मुझे बताना क्या ये चारों टेस्ट आपके दिमाग में गए क्या? पहला टेस्ट कौन सा था? इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा था? एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस से पता पड़ रहा है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एप्टीट्यूड से पता पड़ रहा है कि वो नई स्किल सीख सकता है या नहीं। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट से पता पड़ रहा है इसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है। उसके बाद में हमने कहा यार पर्सनालिटी टेस्ट में पता पड़ेगा यार ये पर्सनालिटी कैसी है, मतलब ये रिएक्ट कैसे करता है, ये रिएक्ट कैसे करता है, इसमें इमोशनली ये बंदा कैसा है, ये सारा का सारा हमें इससे पता पड़ता है। सो गाइस अब लास्ट वाला टेस्ट हमारा, लास्ट वाला टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। क्या कहते हैं हम? इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट हमें क्या बताता है? यार ये बताता है बंदे का लेवल, मतलब किस डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट है, मतलब वो किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि मान लो कल को आज वो पैसे के लिए आपको कोई भी काम करने के लिए यस कह दे। क्या बोला मैं? कल को आज वो तुम्हें पैसे के लिए कोई भी काम करने के लिए यस कह दे, लेटर ऑन वो कहे बोले नहीं नहीं यार ये वाला काम तो मुझे करना ही नहीं था, उसको कहीं दूसरा मनपसंद काम मिले, आपने उसको 6 महीने काम सिखाया वो तो छोड़ के भाग जाएगा। तो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टेस्ट कोई पर्पस के साथ करो, बिना पर्पस के आप कोई टेस्ट ना करो। तो वापस स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा देखो ना हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 टाइप। हमारे सिलेक्शन के लिए हमारे पास प्रोसेस में 8 स्टेप है। ये सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है गाइस, 8 स्टेप है। पहला मैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया,
जैसे स्क्रीनिंग किया, अब मैं उनको टेस्ट के लिए बुलाया, जैसे मैंने स्क्रीनिंग करके टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद अब मैं क्या करूंगा, इंटरव्यू करूंगा, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करूंगा, अब मैं डिसीजन लूंगा कि यस आई वांट टू डू द सिलेक्शन पार्ट और नॉट। अब बचे 3, अब मैं जॉब ऑफर, मेडिकल एग्जामिनेशन कराऊंगा, जॉब ऑफर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करूंगा। सर ये जो टेस्ट है हम क्या क्या करेंगे, मैंने कहा टेस्ट में मैं ये चेक करना चाहूंगा सबसे पहले आदमी का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आज का लेवल है वो सही बात है, अब मैं चेक करूंगा कुछ नया सिखाऊंगा तो सीखेगा क्या। आरस ने क्या बोला, मैं इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं क्या बोला एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं चेक करूंगा जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है क्या उसको उसकी नॉलेज भी है या नहीं, प्लस पर्सनैलिटी कैसी है, क्या अगर मैं लोगों के साथ उसको बिठाऊंगा करूंगा वो रिएक्ट कैसे करेगा, इमोशनली कैसा है वो बंदा, एंड फाइनली किस टाइप का उसका इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है। कल को आज पैसे के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाए, बाद में उसको ऑफर मिलेगा छोड़ के चले जाएगा, तो आपकी तो ट्रेनिंग सब वेस्ट हो गई ना। तो इसलिए दीज ऑल टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में जो भी पॉइंट्स थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए। आई होप आपको बिल्कुल 1 to 1 मतलब क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी 1% डाउट नहीं है। सो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट वाला पार्ट, दैट इज ट्रेनिंग। मतलब ये 3 वर्ड अपने को यूज आएंगे, तो पहले इनको समझते हैं इनका मतलब क्या है। एक का नाम है ट्रेनिंग, एक का नाम है डेवलपमेंट, एक का नाम ट्रेनिंग, एक का नाम डेवलपमेंट, और एक वर्ड का नाम है एजुकेशन। तो हमारे क्या गाइस ये 3 वर्ड जो हैं बार बार यूज आएंगे, तो एक बार पहले इनको समझते हैं। देखो यार ये क्या करता है, ट्रेनिंग आपका एटीट्यूड, ट्रेनिंग क्या करता है, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल, आपकी एबिलिटी, ठीक है क्या बोला मैं, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल, आपकी एबिलिटी, इन तीनों में इंक्रीमेंट लेके आता है। और वो इसलिए लेके आता है ताकि आप स्पेसिफिक जॉब को, मतलब कोई पर्टिकुलर, मैं जब डेवलपमेंट और एजुकेशन की बात करता हूं तो सबसे पहले ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है जिस आप अपने कैरियर में ग्रो कर पाते, क्या कर पाते हो अपने कैरियर में ग्रो। और ये वाला एजुकेशन यार, आप जैसे बात एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ा रहे हो। जब भी आप किसकी बात करते हो, आप एजुकेशन की बात, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, बिकॉज यहां पे आप एग्जिस्टिंग काम को बहुत बेटर तरीके से करना सीखते हो। और डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ना यार, ये करियर ओरिएंटेड, करियर में ग्रो करना है तो आपको ये वाला डेवलपमेंट वाला पाथ लेना पड़ेगा। और एजुकेशन आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देता, ये बस आपको, इट डज नॉट प्रोवाइड व्हाट स्पेसिफिक, ये आपका लॉजिकल और रेशनल पार्ट को डेवलप करता है। ये आपको नहीं बताता हर सिचुएशन में कैसे क्या, ये आपको सिर्फ इतना ट्रेन करता है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ लॉजिकली क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मुझे बताओ ना, क्या ट्रेनिंग, क्या डेवलपमेंट, क्या एजुकेशन आपके दिमाग में सेट हो गया? अगर हो गया तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या देखते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दे रही है, क्या बोला मैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दे रही है तो उसका फायदा क्या है। अब मैं क्या बोला, इसके लिए अपने को कोई कोड जरूरत नहीं है यार, ऐसे ही याद रह जाएगा। क्या बोला मैं, लाइफ को हमें सॉर्टेड रखना है, इजी रखना है, ज्यादा कोड भी क्रिएट नहीं करने, अपने आप याद रहेगा, बट लॉजिकली सोचना। मुझे बोलो ना, फायदा यार ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, अरे यार ऑर्गेनाइजेशन को भी तो फायदा होगा ना, और साथ साथ ये जो एम्प्लॉय है ना यार, इसको भी फायदा होगा। क्या बोला मैं, एम्प्लॉय को भी क्या होगा, फायदा होगा। यहां पे 5 है टोटल, बट पहले अपन 3 पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो 3 है उन्हीं 3 से एम्प्लॉय के 4 बेनिफिट्स हमें पता पड़ जाएंगे कि यार ये जो हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इससे एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा। सर ये क्या 3 और 4 ही है, नहीं, अरे ये 5 है, बट ये जो 3 है ना इसी से आगे ये 4 निकल रहे हैं। तो पहले अपन इन 3 को अच्छे से समझते हैं। मैं कहा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है यार, अगर वो
सिस्टमैटिक, आप समझो ना, एक सिस्टमैटिक लर्निंग मिलेगी यार एम्प्लॉय को। आप कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे यार, वो बेटर थोड़ी है। इससे बेटर आप एक सिस्टमैटिक तरीका यूज करो कि यार हमारा कोई एम्प्लॉय आएगा, उसको हम ये काम सिखाएंगे ताकि वो ये काम बेटर कर पाए, ये काम उसको फ्यूचर में मैनेजर बनने के बाद करना पड़ेगा, आज ही उसको सिखा देते हैं। तो एक सिस्टमैटिक लर्निंग है ना, नहीं तो वो गलतियां कर करके सीखेगा यार, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो जाएगा। मैंने कहा अगर एम्प्लॉय का इसी कनेक्शन में अगर उसको सिस्टमैटिक लर्निंग मिल रही है, तो यार इसका क्या हो रहा है, इसकी स्किल इंप्रूव हो रही है, एम्प्लॉय की जो नॉलेज है वो इंप्रूव हो रही है। तो मुझे बताओ ना, जब सिस्टमैटिक लर्निंग होगी, क्या ये स्किल और नॉलेज नहीं बढ़ेगी एम्प्लॉय की? बढ़ेगी ना, तो एम्प्लॉय को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने कहा यार इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? जब ये ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, आदमी सब समझ जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सर एम्प्लॉय को क्या फायदा है? यार हर एम्प्लॉय चाहता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, बोनस वोनस भी मिल सकता है, ग्रोथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले वो परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब उसकी क्या बढ़ रही है? परफॉर्मेंस बढ़ रही है। इसी प्रोडक्टिविटी का एक और फायदा है, अरे यार ये मशीनों को हैंडल करना सीख जाएगा यार, मशीनों को क्या करना सीख जाएगा? ये बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मशीनों को हैंडल करना सीख जाएगा। तो एम्प्लॉय को यार मशीन्स ऑपरेट करना आएंगी, ऑब्वियसली उसको फायदा होगा। तुम मुझे बताओ ना, क्या ये 2 से 3 बेनिफिट आ गए अपने दिमाग में सेट है? मैं क्या बोला सुनो ना, जब वो सिस्टमेटिकली सीख रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता एम्प्लॉय का मोराल तो हाई रहेगा ना यार? क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर किसी का मोराल हाई रहता है तो उसकी वजह से वो छुट्टियां भी कम लेता है। आप सोचो ना, एक क्लास जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका क्या होगा? एब्सेंट, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा एब्सेंट होने की कोशिश करेगा। वहीं उसको सब समझ में आ रहा है, वो जाएगा और अटेंड करेगा। वहीं मुझे बताओ ना, तो अगर उसको सब कुछ आ रहा है तो मोराल बढ़ेगा, एब्सेंटिज्म कम होगा और टर्नओवर भी तो कम होगा। टर्नओवर मतलब समझते हो ना, कंपनी छोड़ के आदमी क्या जाएगा? कम जाएगा। सर ये जो फायदा उसके मोराल बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, सेम यार एम्प्लॉय को भी तो होगा, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा यार। उसको लगेगा यार देखो एक कंपनी मुझे कितना सिखा रही है, मेरे लिए कितना कर रही है, और साथ ही सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, उसका मोराल भी बढ़ेगा। तो मुझे बताओ ना, क्या जो 3 बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट से, उसी से ही हमने एम्प्लॉय के 4 निकाल लिए। अब 2 और हैं यार, 2 और हैं छोटे छोटे, इसके साथ ही अपने आप हो जाएंगे कवर। नंबर 1, अरे यार ये इक्विप करता है किसको? जब आप ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट करोगे तो यार कल को आपके यहाँ कोई छोड़ के गया या कल को छोड़ के नहीं गया, लोग हायरार्की में ऊपर बढ़ते गए, तो यार फ्यूचर मैनेजर भी तो तैयार हो रहे हैं। फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है? इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से आप फ्यूचर के लिए मैनेजर भी तैयार कर रहे हो। एंड फाइनली, अगर कल को इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आता है, तो आज जो चल रहा है तो ठीक है, बट सिचुएशन बदलती रहती है, जैसे भी एआई आने से चीजें बदल रही हैं, तो यार ये जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस को भी इंप्लीमेंट करने में आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। तो मुझे बताओ ना, क्या अभी हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? 3 वर्ड पढ़े, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। क्या ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे दिमाग में सेट हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या, एजुकेशन का मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब क्या? राइट। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार अगर ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में कितने बेनिफिट मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं इसको? 5। किसको मिल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉय को कितने बेनिफिट मिल रहे हैं? 4। बट ये ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 हैं, उसी से सारे के सारे 4 निकल के आए हैं। तो आप मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? आ रहा समझ में? पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं है? सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ट्रेनिंग मेथड्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रेनिंग मेथड्स। और ट्रेनिंग मेथड्स में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ऑन द जॉब मेथड। यार नाम ही क्लियर होता है, ऑन द जॉब है, मतलब जॉब करते करते, ऑन द जॉब मतलब जॉब करते करते आप काम सीखोगे। क्या बोला मैं? जॉब करते करते आप काम सीखोगे। अब इसमें सबसे पहले सुनो ना, सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले 2 देखना जो आपको देखने में सेम लगेंगे, बट मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। एक है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है। और एक इसके जैसा ही होगा जो आपको सेम लगेगा,
जिसको हम कहते हैं कोचिंग, जिसको हम क्या कहते हैं कोचिंग। लगभग बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है, बट यस आपको मैं क्लियर कर दूंगा दोनों में क्या फर्क है। सुनो ना, यहां पे क्या होता है, एक ट्रेनी होता है, सुनो, ये एक ट्रेनी होता है, और ये जो ट्रेनी होता है, ये ट्रेनी एक मास्टर वर्कर, क्या बोला, मास्टर वर्कर, मास्टर वर्कर जिसको ऑलरेडी सारा काम आता है, ठीक है। तो ये जो मास्टर वर्कर होता है ना, इसके अंडर काम करता है, मतलब ये जो ट्रेनी होता है ये ज्वाइन कर लेता है, और जहां मास्टर वर्कर काम कर रहा होता है वहां पे ये ट्रेनी भी क्या करता है, उसके साथ में उसको काम करना, असिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो ट्रेनी अच्छा वर्कर बनने से पहले ये इस मास्टर ट्रेनी के साथ, ये जो मास्टर ट्रेनी है इसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और वो टाइम स्पेंड डिपेंड करता है यार, मतलब अगर कोई स्लो लर्नर है उसको टाइम ज्यादा भी लग सकता है, कोई बढ़िया लर्नर है वो कम टाइम में भी सीख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेनी इस मास्टर वर्कर के साथ क्या कर रहा है बेटा, टाइम स्पेंड कर रहा है, और धीरे धीरे उसको काम को सीखते हुए चल रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? और ये मास्टर वर्कर इसको इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट मतलब अगेन ये कोचिंग वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें क्या होता है समझो, इसमें क्या होता है, ये जो कोच होता है, ये जो कोचिंग है, इसमें एक बंदा कोच होता है, और वो कोच की तरह असिस्ट करता है, कोच की तरह गाइड करता है, आपको टास्क देता है। क्या देता है आपको? आपको टास्क देता है। आ रहा सुन में? तो आप दोनों में समझ रहे हो, यहां पे आदमी ने ज्वाइन किया, आपने घरों में देखा होगा कई बार कारपेंटर काम करता है, कारपेंटर अपने साथ एक बंदे को लेके आता है, वो देखता देखता उस कारपेंटर के साथ अपने आप काम सीखने लग जाता है। वहीं पे कोचिंग में टास्क दिया जाता है, तुम आज आए हो ना, एक काम करो, आज तुम्हें ये 3 चीजें कंप्लीट करनी है शाम तक करके मुझे रिपोर्ट करना। तो क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और कोचिंग में दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि यस ये दोनों चीजें होती है, बट द मेन पार्ट इज ये भी आप एक्चुअल में कहीं कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते वक्त काम सीख रहे हो, ये वाला भी एक्चुअल में कोई काम हो रहा है, ये एक्चुअल प्रोजेक्ट पे कोई काम हो रहा है। क्लियर है? अब मैंने कहा नेक्स्ट इज इसमें क्या होता है कि आप लोग किसके साथ काम करते हो? स्टूडेंट्स के साथ काम करते हो। किसके साथ काम करते हो? स्टूडेंट्स के साथ। मैंने क्या बोला सुनो ना, यहां पे मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे इंटर्नशिप की बात कर रहा हूं। इंटर्नशिप क्या सिस्टम होता है? जैसे आप क्या करते हो, आप इसमें साथ में किसी एक इंडस्ट्री में, मतलब आप कहीं पे काम सीख भी रहे होते हो, जॉब भी कर रहे होते हो, और साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हो, जिसको हम स्टडी कहते हैं, कि आप जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है? तो आप इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम लेते हो, जिसमें लेट्स से आपका 3 साल का कोई कोर्स है, जिसका पार्ट बना दिया कि बॉस 2 साल की आपको इंटर्नशिप भी करनी है। तो इन शॉर्ट आपका जॉब भी चल रहा है, साथ साथ काम भी सीख रहे हो, और साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है जहां आप काम कर रहे होते हो वहीं पे ही बाद में आपकी जॉब भी लग जाती है, दैट्स अ सेपरेट एस्पेक्ट। बट क्या मुझे बताओ, तीनों क्लियर है? पहला हमारा कौन सा है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दूसरा कौन सा हमारा? कोचिंग। तीसरा कौन सा है हमारा? इंटर्नशिप। और चौथा हमारा जो है, फोर्थ जो है हमारा वो आता है जॉब रोटेशन। क्या होता है? जॉब रोटेशन। ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन बाय जॉब रोटेशन? अरे यार, एक बंदा, जैसे मेरा एक मित्र था, उसका ना सीए करने के बाद एचयूएल में उसका जॉब लगा। एचयूएल में उसका जब जॉब लगा तो वो सीनियर पोजीशन पे गया। तो सीनियर पोजीशन में गया तो एचयूएल ने ऐसा नहीं किया पहले दिन जाते ही, ले बेटा तू एक अपनी पोजीशन संभाल, काम करना ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उसको ट्रेन करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए उसको रोटेट किया जॉब टू जॉब। मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब, पहले उसको थोड़ा प्रोडक्शन में रखा, फिर उसको थोड़ा सा मार्केटिंग में दिया, थोड़ा सेल्स दिया, मतलब सब सारे और डिपार्टमेंट्स में उसको एक एक टाइम के लिए भेजा, 1-1, 2-2, 3-3 महीने के लिए। अब 1 साल बाद वो बंदा ट्रेन हो गया सीनियर पोजीशन संभालने के लिए। तो जॉब रोटेशन भी एक ट्रेनिंग का बहुत तरीका है, जिसमें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम शिफ्ट किया जाता है, सो दैट आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का 0 से लेकर 100 तक क्या लग जाए बेटा, आइडिया लग जाए। तो मुझे बताओ ना, क्या हमारे दिमाग में ऑन द जॉब मेथड बिल्कुल क्लियर है कि ऑन द जॉब मेथड क्या होता है? जॉब करते वक्त एग्जैक्टली काम को एग्जीक्यूट, एक्चुअल रियल काम करते वक्त, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं चल रहा है कि वो प्रोडक्ट ऐसे वेस्ट हो गया, नहीं, वो एक्चुअल प्रोडक्ट सामने वाले को सप्लाई किया जाएगा। बट द थिंग इज दैट आप काम करते करते ही ट्रेनिंग भी ले रहे हो। सो गाइस, ऑन द जॉब हमारा पूरा कवर हो गया। अब हम चल रहे हैं कहां पे? अब हम चल रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स पे। किस पे चल रहे हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इन शॉर्ट है क्या? तो मैंने कहा यार, ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, इसमें आप एग्जैक्टली जहां आपको काम करना है, जॉब रियल जॉब है, उस पर आप नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पहले हम लोग ये 3 पार्ट जो थोड़े थोड़े एक जैसे उनको देखते हैं, 1, 2 एंड 3। आप क्या करते हो?
या तो कोई क्लासरूम लेक्चर्स लेते हो, क्या लेते हो, क्लासरूम लेक्चर्स, या कोई कॉन्फ्रेंसेस, क्या बोला मैं, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंसेस ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लासरूम लेक्चर्स यार? मैं बोला क्लासरूम लेक्चर्स मतलब आपको, एक तो जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा ना, बच्चे एनडीए का पेपर देते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है बच्चे ने एनडीए का पेपर दिया और जाके वहां लड़ाई झगड़ा करने डायरेक्टली उसको भेज दिया आपने वॉर में, नहीं। पहले उसको ट्रेनिंग जाती है, क्लासरूम में पूरी चीजें सीखता है वो, उसके बाद जाके फील्ड पे जाता है। तो वो जो क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसमें एक कोई बंदा आके उनको पूरा एज अ कॉन्फ्रेंस पूरी चीजें बताता है। हाँ, इसमें ऑडियो विजुअल भी यूज हो सकता है ताकि वो मोर इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, रेलेवेंट बनाया जा सके, और उनको रियल लाइफ सिचुएशन भी दिखाई जा सके, राइट। और इसी में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं फिल्म्स। अब अगेन जो मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इसमें बता चुका हूं, फिल्म्स मतलब आप थोड़ा सा मूवी टाइप आरस ने उसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिटेन करने के लिए सामने वाले का कंसंट्रेशन, आप फिल्म्स भी यूज करते हो जिससे आप उसको मोटिवेट कर सको, ट्रेन कर सको। एंड सेम टू सेम इसके जैसा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज मतलब जिस सिचुएशन के बारे में आप उसको ट्रेन करना जा रहे हो, उस सिचुएशन की कोई अभी तक कोई रियल लाइफ सिचुएशंस, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस आप उसके सामने रखते हो, और उस चीज में नॉर्मली लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शन होना चाहिए वो आप बताते हो, या लोगों ने पहले कैसे रिएक्ट कर रखा है वो पूरा हिस्ट्री आप समझाते हो, ताकि इन रियल लाइफ के सिचुएशन से भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए आप लोगों को क्या कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। तो मुझे बताओ ना, अभी तक हमने ऑफ द जॉब में कितना पढ़ा? हमने पढ़ा क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस, हमने पढ़ा फिल्म्स, हमने क्या पढ़ा, केस स्टडीज। मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में तीनों के तीनों बढ़िया से सेट हो गए? तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। मैं जब फोर्थ की बात करता हूं गाइज, तो फोर्थ में हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले फोर्थ में हमारे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कंप्यूटर मॉडलिंग। क्या आता है? कंप्यूटर मॉडलिंग। देखो नाम ही समझ में आ रहा है कि यार आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे कोई मॉडल बना रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, मतलब सिमुलेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक एग्जैक्टली आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है ना, वो आपको वर्क एनवायरनमेंट जो है उसको आप सिमुलेट कर रहे हो। और कहां पे कर रहे हो आप ये सिमुलेट वर्किंग एनवायरनमेंट को? ये आप कर रहे हो एक कंप्यूटर के मॉडल में। तो कंप्यूटर के मॉडल में आपने वो सिमुलेट कर दिया। तो अब आपने क्या किया, कोई भी बंदा जब उस मॉडल में जाएगा और वो चीज सीखेगा, तो एक तो सबसे पहले उसको रियलिटी में जो होगा, जो रियल होगा, वैसा ही उस मॉडल में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दिखेगी, क्योंकि आपने वर्क एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया। साथ में आपके लिए फायदा क्या हो गया, जब ये कंप्यूटर मॉडल बनाया, अब एक्चुअल कोई प्रोडक्ट पे तो काम हो नहीं रहा है, तो आप विदाउट रिस्क ये काम करवा पा रहे हो, और इसमें आपकी कोई ज्यादा हाई कॉस्ट भी यहाँ पे इनकर नहीं हो पा रही है। नहीं तो कल को वो जाके मशीनों पे काम करे, वहां गलतियां करे, प्रोडक्ट में कोई गलती करे, तो वो चलेगा नहीं। तो क्या आपको कंप्यूटर मॉडल समझा? हमने वर्क एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर दिया, और अब हम उसको उस कंप्यूटर मॉडल के थ्रू उसकी पूरी की पूरी लर्निंग करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूं मैं कंप्यूटर मॉडलिंग यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? कंप्यूटर मॉडलिंग। अब मैंने कहा इसके बाद में एक इसके जैसा ही आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं कहता हूं, उसको मैं करता हूं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब थोड़ा सा समझना यार, ये ना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस ये एग्जैक्टली है क्या? मैं कह रहा हूं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं सामने वाले को ना, मैं जो सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शंस को मैं एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड कर रहा हूं? एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में उसको बांट रहा हूं, लॉजिकल फ्रेमवर्क बना रहा हूं। सर ऐसा क्यों? आप समझो ना, आप कोई नई चीज सीख रहे हो, मतलब जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो आप मुझे बताओ ना, आपको एक साथ कोई दे देगा तो क्या समझोगे क्या आप? नहीं। तो आप उस पूरा का पूरा एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाओगे इंस्ट्रक्शंस का, और जैसे जैसे सामने वाला एक एक लेवल क्रॉस करता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रेन होता जाएगा। तो जहां बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, जिसको हमें लगता है कि एक साथ सामने वाले को सप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम कौन सी एक ऑफ द जॉब टेक्निक यूज करते हैं? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब हम हमारी पूरी इंस्ट्रक्शंस का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं और फिर सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे बताओ ना यार, 5 हो गए हमारे, अब लास्ट बचा है यार, लास्ट बचा है जिसका नाम है
वेस्टिबल ट्रेनिंग। क्या बोला मैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब ये क्या होता है यार? आप इसको ऐसा समझो कि आपने क्या किया, एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट बना दिया। क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों? एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट आपने बना दिया कि यार रियल लाइफ सिचुएशन को कनेक्ट करता हुआ, रियल लाइफ सिचुएशन को समझाता हुआ सेम टू सेम वैसा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया। तो सोचो, एक बंदा डायरेक्टली जाके फैक्ट्री में काम करने लग जाए तो यार कल को मशीनों में कुछ गड़बड़ कर दे, तो कल को ऐसा कर दे वो यार कि यार वहां पे जब वो काम करने बैठे साला प्रोडक्ट अगर खराब बना दे, तो यार क्या हुआ? वेस्टिबल ट्रेनिंग में आपने एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट बनाया और डुप्लीकेट एनवायरनमेंट में आदमी जाके पहले काम सीख रहा है, उसके बाद जब वो ट्रेन होगा तब वो आके एक्चुअल मशीनों पे क्या करेगा? काम करेगा। तो मुझे बताओ ना, क्या ये ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, क्या आपके दिमाग में क्लियर है कि ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है? एक बार वापस देखते हैं। ऑन द जॉब में हमने कितने पढ़े? 4। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, उसके बाद में कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन। वहीं हमने यहाँ कितने पढ़े? टोटल 6। सबसे पहले 3 जहां हमने कॉन्फ्रेंस में बिठाया, क्लासरूम में बिठाया, वहां पे हो सकता है हम फिल्म भी दिखा दें साथ में, या हम कोई रियल लाइफ केस स्टडी भी दिखा दें। उसके बाद ये 3 कंप्यूटर में कोई मॉडल बना के सिखाया, इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कर लिया लॉजिकल फ्रेमवर्क में, या फिर हमने क्या कर लिया? लास्ट हमने एक डुप्लीकेट एनवायरनमेंट बना दिया और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ना, क्या ये हमारा पूरा का पूरा बिल्कुल सेटअप हो गया दिमाग में? हमने यार अच्छे से एक एक पॉइंट कवर किया मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।